कंपटीशन को डील करने का दो तरीके होते हैं, या तो पहले दिन आप उसको क्रश कर दो कि उठे ही नहीं वो, क्यों, अगले दिन वो आएगा, आपकी आंखों में आंखें डालेगा और फिर आपसे लड़ेगा। हम क्या करते हैं, जब कंपटीशन आता है ना, तो हम इंतजार कर रहे होते हैं कि यार इसके पैसे कब खत्म होंगे। मैं कंपनी आउटलेट्स नहीं बनाना चाहता, मैं कंपनी स्टोर्स बनाना चाहता हूँ, जहाँ आप एंटर हो तो 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट का स्टोर हो। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर नहीं है, एप्पल पाकिस्तान खोलेगा भी नहीं। जो उनकी एक्टिवेशन उनको दिख रही है ना, वो ना होने के बराबर है। नया आईफोन जो एक्टिवेट हो रहा है ना, बीच में मैं ख्याल है 7,000 आईफोन हो रहे थे वीकली, उसका रीजन है महंगा हो गया आईफोन। 25,000 अगर आईफोन महीने का नया एक्टिवेट हो रहा है, एप्पल के लिए मायने रखता है। वो कह रहे हैं यार यहाँ लोगों की परचेजिंग पावर ही नहीं है मेरा फोन लेने की, मैं क्यों खोलूँ यहाँ पे स्टोर। एटीट्यूड को अपने पॉजिटिव रखें। मैं B2C बिजनेस चलाता हूँ, गालियाँ खाता हूँ डेली बेसिस पे, आपको मेरे मुंह पे नहीं दिख रही वो चीज़, वो इसलिए नहीं दिख रही कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड को लेते हैं, हम उसमें से नेगेटिविटी फिल्टर आउट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ THS। आज हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं। कराची से एक इवेंट के लिए आए थे, हमने उनको कहा हमारे पास भी तशरीफ़ ले आए। अहमद रऊफ़ ईसा साहब, जो कि CEO ऑफ टेलीमार्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थक तो नहीं गए आज सारा दिन इवेंट में? नहीं थक गए, लेकिन बर्दाश्त के है अंदर, अभी कोई मसला नहीं है। स्टेमिना बहुत है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम E-कॉमर्स वगैरह पे आएंगे। ग्रोइंग अप जब आप बड़े हो रहे थे तो द इमेज ऑफ मनी क्या थी आपके ज़हन के अंदर, कि पैसा क्या चीज़ होता है? क्योंकि आप एक मेमन फैमिली से हैं और आसपास थोड़ा बहुत आपने पैसा के बारे में सुना होगा, कारोबार के बारे में सुना होगा, क्योंकि जो इंजीनियर के घर पैदा होता है वो इंजीनियरिंग के बारे में सुनता है। आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो व्हाट वाज द इमेज? यार ग्रोइंग अप जो है ना, मैंने अपने फादर को देखा। मेरे फादर जो हैं वो कारोबार नहीं करते थे, वो एक जगह जॉब करते थे। तो पैसा जाहिर सी बात है बहुत कीमती चीज़ दिखती थी हमें, क्योंकि जब जॉब करने वाले के घर जो होता है ना, उसमें एक एक नोट गिना जाता है बार बार देख के, यार ये खर्च ना हो जाए, यार ये ज़्यादा नहीं लेना है, ये कम लेना है, लाइटें भी बंद कर दिया करो निकलते हुए। तो वो सारी चीज़ें हमने उसी फेस को देखा है। तो ऐसा नहीं था कि पैसा हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई, या तो लग्जरी थी जो हमारे दिमाग में था, वो लग्जरी थी कि यार पैसा हर किसी के पास होता नहीं है। लेकिन ये था कि हमारे वाले साहब ने हमें जितने पैसों में भी जिस तरह रखा ना, तो एक बड़ा वो शाही ट्रीटमेंट रखा हुआ था। मतलब मेरे घर में मेहरान होती थी ना, मेहरान में भी ड्राइवर रखा हुआ था उन्होंने। क्या बात सही है। तो वो उनका हमेशा से एक वो था कि यार मैं अपने बच्चों को उस लेवल की लग्जरी दूँ कि वो नेसेसिटीज़ में ना चोक होकर रह जाएँ। वो जब चोक नहीं होंगे तो वो अच्छा सोचेंगे, प्रोग्रेसिव सोचेंगे और अच्छा काम करेंगे। बहुत बड़ी सोच थी उनकी यार, वरना उसी के अंदर करके एक मसला ये भी होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास शेप्स के जो मसाइल, उसमें कुछ बच्चे फंस जाते हैं ऐसे ही उसी सर्कल के अंदर चलते फिर कुछ होते हैं जो उसको नेसेसिटी में चोक हो जाते हैं। नेसेसिटी में चोक हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी अब डायरेक्ट आते हैं आपके उसके ऊपर, मार्केट प्लेसेस के ऊपर। एक चीज़ मेरे जहन में बार बार घूम रही होती है जब भी हम रिसर्च करते हैं इस चीज़ के ऊपर, कि टेलीमार्ट एक, जब हम रैंकिंग पे आते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है पाकिस्तान की, माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन जो मसाइल हैं वो हल नहीं कर सका। टेलीमार्ट आपकी नज़र में क्या है? शॉपिफाई, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से अलग क्या चीज़ है? दराज से अलग क्या है? आपने क्यों बनाया? यार देखिए, कितनी दफ़ा ये होता है कि आप मसलों को एड्रेस करना चाहते हैं, सही है, जैसे आपने बोला कि कुछ मसले मसाइल हैं। एक मार्केट प्लेस होता है क्या, पहले तो इसको हमें समझना ज़रूरी है। देखिए, मैं एक बेसिक ऑनलाइन स्टोर, एक ब्रांड स्टोर और फिर आता है मार्केट प्लेस। एक बेसिक ऑनलाइन स्टोर ये होता है कि जो आपकी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है वो आप बेच रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, सही है। वो 200-500 प्रोडक्ट, 1000 प्रोडक्ट होता है। ब्रांड ऑनलाइन स्टोर ये होता है कि डाइनर्स ने अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है, खाड़ी ने, सना सफ़ीनाज ने, ये ब्रांड ऑनलाइन स्टोर। तीसरा जो डोमेन है मार्केट प्लेसेस का। मार्केट प्लेस का मतलब ये होता है कि मैं बहुत सारे पार्टनर्स के साथ काम करूँगा, सही है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी टेक्नोलॉजी है, मैं मार्केटिंग करूँगा और मैं ड्राइव करके अपनी वेबसाइट पर लाऊँगा। सेलर लेके आऊँगा, प्रोडक्ट मेरा नहीं है। भेजूँगा अगर तो कोरियर मेरा नहीं है। जो गेटवे यूज़ हो रहा है वो बैंक का है, मेरा नहीं है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक बीच में पार्टनर बन के इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मार्केट प्लेस इसीलिए हमेशा सक्सेसफुल नहीं भी हो पाती और इसीलिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है कि उसमें पैसा बहुत खर्च होता है हर चीज़ को हैंडल करने के लिए। अब आपको क्या लग रहा है, सपोर्ट में हमने 1-2 लोग बैठाए होंगे, सपोर्ट में बंदा बैठता है, सही है, टिका के लोग बैठते हैं मुस्तकिल, क्योंकि कस्टमर को जवाब देना है, राइट टाइम जवाब देना है, क्योंकि कस्टमर आपके पास आ कब रहे, जब उसकी सड़ी हुई है, सही है। ऐसे तो नहीं, जब नाराज़ है, जब नाराज़ है, अब आप उसको जवाब नहीं दे रहे टाइम पे, तो उसकी सड़ेगी और ज़्यादा, सही है। फिर अब होता ये भी है कि एक ही कस्टमर आपको फेसबुक पे भी मैसेज कर रहा है, इंस्टाग्राम पे भी कर रहा है, व्हाट्सएप पे भी कर रहा है, ईमेल भी कर रहा है, सपोर्ट के डैशबोर्ड पे भी जा रहा है, कॉल पे भी आ रहा है, वो हर जगह आ रहा है और हर जगह उसको जवाब दिया जा रहा है उसी तरीके से, उतना ही पोलाइट रह के जवाब दिया जा रहा है। तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। टेलीमार्ट इस मार्केट में आया तो टेलीमार्ट एक सोच के साथ आया था कि देखें, एक पाकिस्तानी ब्रांड बनाना चाहते हैं
हम ये नहीं चाहते थे कि यार सिर्फ एक इंटरनेशनल ब्रांड आके यहाँ पे बैठ जाए और वही डोमिनेट करे, क्योंकि देखिए स्पेस होती है। इंडिया में भी फ्लिपकार्ट है ना। एक मिनट थोड़ा सा मैं काटूंगा, आपसे पहले दराज था। बिल्कुल था। दराज क्या था? पाकिस्तानी ओन ब्रांड था ना पहले? नहीं, दराज वाज नेवर पाकिस्तानी। दराज पहले रॉकेट इंटरनेट का था। सही, रॉकेट इंटरनेट का था, जो भी जो ग्लोबल ग्रुप है, उसने इसके बाद सेल आउट किया अलीबाबा को, वो भी एक इंटरनेशनल ग्रुप है। हमारे पास एक प्लस पॉइंट था कि हम कुछ चीज़ों को बना के बेचा तो पाकिस्तानी में शुरू में इसको? नहीं। दराज में जो को फाउंडर्स थे और वो स्टार्ट में जो थे वो फ्रंट मैन होते हैं, ऐसी बात है। पीछे बैक इट वाज बैक्ड बाय वो रॉकेट इंटरनेट। इस तरह तो जो फ्लिपकार्ट को जिसने फंड किया था वो भी मेरे ख्याल से, मैं नाम नहीं, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है, और होलसेल कंपनी अलग चीज़ होती है। तो होलसेल कंपनी दराज जो थी, इससे पहले दराज का नाम आजमाल होता था। सही है। तो वो जब वो पूरा फेज जो था वो रॉकेट इंटरनेट का फेज था। रॉकेट इंटरनेट की इसके अलावा भी और कंपनीज थी पाकिस्तान में, जिसमें फूड पांडा वॉज वन ऑफ देम, केमो वॉज वन ऑफ देम। केमो उस टाइम पे दराज से बड़ा था। सही है। केमो बड़ा ऑनलाइन स्टोर था। और लामूदी, कारमूदी, जवागो, ट्रिपडा, ये सारे रॉकेट के वेंचर्स थे पाकिस्तान में। इत्तेफाक से सारे के सारे तकरीबन फेलियर्स रहे। फूड पांडा बहुत अच्छी चीज़ थी, तो फूड पांडा वो लेटर अक्वायर किया डिलीवरी हीरो ने, जो कि जर्मन ग्रुप है। टेलीमार्ट का ये मिशन था कि टेलीमार्ट ने बोला यार मैं एक पाकिस्तानी ब्रांड बन के आना चाहता हूँ और मैं इसको ब्रांड की तरह चलाना चाहता हूँ, क्योंकि उस टाइम पर ऑनलाइन स्टोर्स थे। ऐसा नहीं था कि मैं जब जा रहा हूँ ऑनलाइन स्टोर ही नहीं थे, ऑनलाइन स्टोर्स थे, वो काम नहीं कर पा रहे थे। सही है। वो फंक्शन नहीं कर पा रहे थे। उनका डिसबिलीफ था मार्केटिंग पे। उन्होंने बोला मार्केटिंग कुछ नहीं होती, मार्केटिंग कचरा होती है, मार्केटिंग नहीं करेंगे। टेलीमार्ट आया, बोला मार्केटिंग करेंगे, हम ब्रांड इमेज क्रिएट करेंगे, हम ब्रांड की तरह चलाएंगे। मैं जिस दिन ऑनलाइन स्टोर खोल रहा था उस टाइम पे मेरे पास 7,500 स्क्वायर फुट वो था, ऑफिस था, लॉन्च पे। अच्छा, लॉन्च? सही है, लॉन्च पे मैंने उसको फुली फर्निश कराया था। मैंने बोला यार मैं इस तरह लॉन्च करूँगा कि लोगों को दिखे कि मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। देखिए ई-कॉमर्स दो वजह से नहीं चलता, एक ट्रस्ट, एक प्राइस। देखिए ना, आपने वो प्लेस तो बना ली, लेकिन आपका तो ई-कॉमर्स है ना, तो 10% आपका ऑफिस देख लेंगे लोग, बाकी 90% तो नहीं पता ना आपका ऑफिस है या नहीं। होता है क्या, देखें आप जब बैक सपोर्ट भी ऑफिस बनाते हैं ना, कितनी दफ़ा चीज़ें आप साइकोलॉजी, मैं कहता हूँ मार्केटियर होते हैं ना, अब तो हम मार्केटियर होते यही है कि हम साइकोलॉजी से खेलते हैं। सही है। आप किसी का ऑफिस देखते हैं, हम अपने ऑफिस को फ्लॉन्ट भी करते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, वीडियोज़ में, पिक्चर्स में हम लगाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, आप जाके देखते हैं, आप बोलते हैं यार अगले ने अगर ऑफिस पे इतना खर्चा किया हुआ है, इतने लोग बिठाए हुए, इसका मतलब कोई ब्रांड है, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो जो मैंने आपको बोला ना ई-कॉमर्स नहीं चलता, उसकी दो वजूहत है, ट्रस्ट और प्राइस। प्राइस को तो आप काउंटर कर लेंगे, चलें, प्राइस आप अच्छे रेटों पे भी उठा लेंगे। मैं कराची बैठता हूँ, मुझे इस्लामाबाद का बंदा कॉम्पीट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैं पोर्ट सिटी बैठता हूँ। ठीक है। तो जो रेट मेरे पास है वो किसी के पास नहीं, तो मैं प्राइस तो कॉम्पीट कर लूँगा हर किसी से। सही है। बल्क में भी उठा लूँगा, आज माशाल्लाह शायद वॉल्यूम भी अच्छा है माशाल्लाह, तो मैं उठा लूँगा। ट्रस्ट किस तरह लाएंगे? ट्रस्ट इसी तरह लाते हैं कि आप वो चीज़ें कस्टमर की साइकोलॉजी जो उस पे हिसाब से देखें, तो आप बोलेंगे यार इसको क्या चीज़ बड़ा ब्रांड लगता है, कि रिटेल होगा तो बड़ा ब्रांड, मतलब रिटेल स्टोर खोलूँगा मैं। रिटेल बड़ा ब्रांड आपको लगता है ना कि यार मैं जाऊँगा पकड़ लूँगा कहीं भी अगर बंद भी हुआ तो। मेरी आज इस्लामाबाद में भी 2 स्टोर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा खुलने जा रहा है। सही है। पिंडी में भी हमारा स्टोर है, हमारे लाहौर में भी है। ठीक, तो आप हो क्या ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमने बोला एक ब्रांड इमेज क्रिएट करेंगे और टेलीमार्ट लेके आएंगे। और माशाल्लाह टेलीमार्ट जिस तरह आया पाकिस्तान में, हमें जितनी रिकग्निशन मिली लोकली, इंटरनेशनली, जितना लोगों ने भी सराहा। सही है। क्योंकि देखिए एक जो लोकलाइज फ्लेवर होता है ना, मेरी अगर आप वेबसाइट देखें तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल दिखेगी वैसे। सही है। बहुत ज़्यादा उसमें लोकल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इंटरनेशनल लोगों से सीखता हूँ। और मुझे ये लगता है कि अगर आप अहेड ऑफ टाइम चलते हैं, अहेड ऑफ टाइम इसी तरह चल सकते हैं आप, क्या आप लोगों से सीख रहे हैं जो इंटरनेशनल, उन्हीं के थ्रू आप आ जाएँ। तो हम उस तरह से हमने ब्लेंड बनाया, उसको लेके आए, बहुत सारी चीज़ों को काउंटर किया, बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं कर पाते। अब कोरियर मेरे हाथ में नहीं है, वो तोड़ सकता है, वो तोड़ेगा पार्सल, मेरे भी तोड़ता है। मैं मिलियंस में क्लेम मांगता हूँ, लिटरली मिलियंस में कोरियर से। ठीक है कि एलईडी आ गई, टूट के आ गई, 20 एलईडियाँ एक कस्टमर को भेजी, 9 एलईडियाँ टूटी हुई आ गई, 8 लाख की एलईडियाँ। कस्टमर किस पे चढ़ाई मारता है? मुझ पे। आप पे मारेगा। सही, उसने मुझे बोला तुमने तो टूटी भी दे दी, मैंने वेंडर को पैसे दिए, मतलब नहीं भेज दे यार, नई एलईडियाँ उसको भेजी। आज तक मैं उस पाकिस्तान के टॉप कोरियर है, उससे आज भी मैं उस केस को चला रहा हूँ, मुझे पैसे वापस देते हैं मेरे। सही है। और वो मैं कस्टमर को सेटल कर चुका। तो हम इस तरह के बहुत सारे इशूज से गुजरते हैं। बहुत दफ़ा होता है कोरियर अंदर फ्लायर से कुछ निकल आता है, चीज़ें गायब हो जाती हैं। सही है। पेमेंट गेटवे हमेशा प्रॉब्लम पाकिस्तान का, पेमेंट गेटवे रिफंड करने में लगाता है 35 से 40 दिन, और वो भी वर्किंग डेज कहते हैं। तो चैलेंजेस हैं जिसको हम काउंटर करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरा सवाल इसमें ये था कि जो आपका टेलीमार्ट का एक ब्रांड है, एक लोकलाइज, आपने कहा था एक मैं ब्रांड बनाता हूँ, ठीक है, तो इसकी अपनी एक पहचान क्या है?
अदर देन दराज, अदर देन अमेज़न? देखिए ओमनी क्या इसकी पहचान इस वजह से माना जाता है कि टेक है? नहीं, मार्केट प्लेस तो और भी है ना पाकिस्तान में। मैं मार्केट प्लेस की तरफ गया ही नहीं ना। आप देखें मैंने क्या किया, मैंने एक ओमनी चैनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाया है। एक होता है मार्केट प्लेस जो आपने बोला अमेज़न है, दराज है, कि यार मैं एक ऑनलाइन स्टोर बना लेता हूँ और उस पर चलाता रहूँगा, सेलर्स आते रहेंगे, मैं नुकसान भी करता रहूँगा, चलाता रहूँगा, फंड करता रहूँगा, सही, मैं फंड रेजिंग करूँगा, पैसे डुबोता रहूँगा, ये करूँगा। मैंने बनाया ओमनी चैनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। ओमनी चैनल ये होता है कि पाकिस्तान में आज जब हम बैठे हैं टिल द डेट तकरीबन 99% के आसपास, 98 पॉइंट समथिंग 98.6% के आसपास है जो रिटेल होती है। तो मैं मार्केट प्लेस फोकस क्यों रहा हूँ? तो मैंने क्या किया, मैंने रिटेल बनाया। तो मैं ओमनी चैनल हूँ। तो मैं दराज से, मैं बाकी सारे दुनिया के प्लेयर से डिफरेंट इसलिए हूँ कि मैं ओमनी चैनल मार्केट प्लेस हूँ। सही है। फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के अपने स्टोर्स नहीं है। दराज है, उसके अपने स्टोर्स नहीं है। अब इस पर आते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आपने रिटेल को अपने साथ लिया, आपने कहा इसमें प्रॉफिट है तो लेट्स डू दैट, ठीक है। उसके साथ ब्रांड इमेज आपकी बनेगी, लोगों का ट्रस्ट होगा। तो आप क्या वॉलमार्ट और अमेज़न का मिक्सर है? नहीं, देखिए बहुत अलग चीज़ें हैं। मैं आपको बताता हूँ। मैं हमेशा ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि ई कॉमर्स और रिटेल इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज़ डेडली। दोनों अलग अलग जो है ना वो हवा में, सही है। अगर आप मैं इसको एग्जाम्पल किस तरह वेट करता हूँ मैं बताता हूँ। वॉलमार्ट एक रिटेल ब्रांड है, वो जाके इंडिया में फ्लिपकार्ट खरीद लेता है जो कि एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। अमेज़न एक मार्केट प्लेस है जो कि जाके होल फूड्स खरीद लेता है जो कि एक रिटेल ब्रांड है। उसको दोनों को पता है कि यार हम जब दोनों एलिमेंट रखेंगे ना अपने, क्योंकि होता क्या, देखिए कस्टमर जो है ना वो एक ही है जो दोनों जगह घूम रहा है, बल्कि रिटेल में ज़्यादा है। रिटेल में ही ज़्यादा होगा हमेशा। पूरी दुनिया में रिटेल डोमिनेट करता है, सही है, हमेशा करेगा। रिटेल जो है ना, अब मैं रिटेल क्यों स्टार्ट किया, एक तो आपने बोला प्रॉफिटेबिलिटी है, मैं ओमनी चैनल बनना चाहता था, मैं दूसरी चीज़ें करना चाहता हूँ, मैं डिफरेंट होना चाहता हूँ दूसरों से। उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न और भी है, बहुत बड़ा रीज़न है। क्या चीज़? जो कस्टमर रिटेल पे जा रहा है ना वही अपलिफ्ट होकर डिजिटल पे आएगा। तो क्यों ना मैं रिटेल से जाके उसको मैं ही अपलिफ्ट करके ले आऊँ। अगर आप मेरी रिटेल आउटलेट में जाएंगे ना तो एक नॉर्मल रिटेल आउटलेट नहीं है। वहाँ पे आप जाएंगे, आपको एक फुल साइज LED दिखेगी, उस पर वेबसाइट भी चल रही होगी, वहाँ पे वर्चुअल इन्वेंट्री भी है कि आप जाके जो वहाँ पड़ा है वो भी खरीद सकते हैं, वर्चुअल इन्वेंट्री भी देख सकते हैं। तो मैं वहाँ से उसको अपलिफ्ट कर रहा हूँ ताकि वो ट्रस्ट भी गेन कर लिया मैंने रिटेल आउटलेट से। वो आया, उसने वेबसाइट देखी, बोला अच्छा वेबसाइट भी, मैं वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकता हूँ। तो हमने उसको इस तरह रखा है कि मेरे पास आता है कस्टमर, मैं उसको अपलिफ्ट करता हूँ कि जाओ डिजिटल पे चले जाओ, मेरे पास जाओ ई कॉमर्स से जाके खरीद लो। तो हमने इस तरह उसको रखा है कि हम जाके अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो यही कस्टमर आगे डिजिटल पे आएगा, उस कस्टमर को डिजिटल करने का भी राइट मैंने बोला कि मेरा जिम्मा है, मैं लेके जाऊँगा उसको। ये तरीका है। तो अभी जो मेट्रो कर रहे हैं मेट्रो के स्टोर्स हैं और उनकी अपनी वेबसाइट्स है, तो आपके कंप्यूटर है डायरेक्ट, इसका मतलब है? मेट्रो शूज़ कह रहे हैं आप? नहीं, मेट्रो जो स्टोर्स हैं जो, अच्छा मेट्रो कैश एंड कैरी जो है, देखिए लेकिन उनकी अभी ऑनलाइन डेटाबेस इतनी नहीं है, फॉलोइंग नहीं है, लेकिन विद द पैसेज टाइम बंद हो जाएगी ना? देखिए हो जाए, मैं तो हम देखिए अच्छी बात होती है, कंपटीशन इज़ नेवर बैड। सही, कंपटीशन होता है ना तो आप चार अच्छी चीज़ें करना शुरू करते हैं, आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट नहीं होती। अब हमारे केस में, हमारी इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल लोग हमें बड़ा रिलेट करते हैं टेक के साथ, वो इसलिए रिलेट करते हैं कि हमने उनको बोला था रिलेट करो हमसे, सही। हमने ही उनके दिमाग में डाल दिया कि हम टेक ओरिएंटेड एक ऑनलाइन स्टोर है, एक मार्केट प्लेस है। पहले हम एक ऑनलाइन स्टोर थे, फिर हम एक मार्केट प्लेस बने, फिर मार्केट प्लेस से हमने बोला यार मार्केट प्लेस में हम फैशन भी बेचते हैं, हम हेल्थ केयर भी बेचते हैं। और वो जो कस्टमर आज मेरे पास जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैटेगरी आपको पता है कौन सी है? फैशन है। फैशन, सही है। मैं, आप मुझे टेक कह रहे हैं, सही है, मैं टेक प्लेयर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैटेगरी मेरी फैशन है, सही। तो होता ये टाइम के साथ साथ चीज़ें इवॉल्व होती हैं जब प्लेयर्स, और वो कब होता है कि जब हमारे पास कॉम्पीटिंग ब्रांड्स आते हैं। सही, एक लोकली ओन्ड इस्लामाबाद की एक कंपनी आती है, उसने बोला कि यार हम मोबाइल फ़ोन बेचेंगे। तो मैंने क्या बोला, हमने बोला अच्छी बात है, आ जाओ। हमें तो अच्छा लगा, लोगों ने बोला यार इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, यूँ भी करेंगे वो भी करेंगे, आपको डर नहीं लगता? मतलब यार देखो, अगर मैं कराची वाला होकर डरना शुरू कर दूँ ना वो भी इस्लामाबाद की प्लेयर से तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ वाकई से, बहुत गलत कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैं कोई मसला नहीं है, एक अच्छी इन्वायरमेंट है। उसने मेहनत की, उस प्लेयर ने, उस प्लेयर की मेहनत की वजह से उसको भी फ़ायदा हुआ और मुझे भी फ़ायदा हुआ। क्यों? क्योंकि मैं भी पैरेलल मेहनत कर रहा था कि यार वो मुझे जो है ना, देखें होता है क्या, कॉम्पिटिशन को डील करने का दो तरीके होते हैं। या तो पहले दिन आप उसको क्रश कर दो बुरी तरह कि उठे ही नहीं वो, क्यों? अगले दिन वो आएगा, आपकी आंखों में आंखें डालेगा और फिर आपसे लड़ेगा। हम क्या करते हैं, जब कंपटीशन आता है ना तो हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार इसके पैसे कब ख़त्म होंगे,
क्योंकि हमने देखा है, मैंने 10 साल लगाए, देखिए इंडस्ट्री में मैंने 1-2 साल नहीं लगाए। वीसी फंडिंग वाले जो आएंगे वो एक हद तक वो ब्लीड एक करेंगे, टाइम के साथ बाद ब्लीड खत्म करते फिर, हैं, सही है, ब्लीड करते हैं। उसके बाद पीछे या तो वीसी हाथ खींच लेता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री, हमारी जो मार्केट है पाकिस्तान, वो इस तरह के वीसी हाथ नहीं है अभी ना, मैच्योर नहीं। वीसी हाथ खींच लेते हैं, फाउंडर्स इधर उधर हो जाते हैं, तो हम वेट कर रहे होते हैं कब तक पैसे हैं इसके पास। जब पैसे खत्म हो गए ना, हम फिर वापस आ गए, हमारा ही है, सही है। तो हम वो दो, अल्लाह का शुक्र है 10 साल निकाले ना, वो इसमें यही देखा है। उसके बीच में ये वो भी आता है, उसके बीच में माई जेरीज भी आता है, उसके बीच में गोटू भी आता है, उसके बीच में बहुत सारे और ऐसे प्लेयर्स आते हैं जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स के साथ आते हैं और चले जाते हैं। उसमें एक ऐसा प्लेयर था जिससे मुझे भी हुआ कि मैंने बोला हाँ यार ये थ्रेट है, वो था ये वो, क्योंकि वो बैक्ड बाय TCS था, उसका अपना लॉजिस्टिक विंग था, ये तो बहुत अच्छा काम कर सकता था। अनफॉर्चुनेटली उनसे नहीं हुआ, पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं किया। वो बहुत लोगों की उम्मीदें भी कि ये लोग क्रश करेंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक इज द मेन इशू इन द ई-कॉमर्स इंडस्ट्री ना। ऐसे ही उनका हाथ में पूरा था वो। लेकिन उनके और बहुत सारे मेजर इश्यूज थे जिसकी वजह से वो कोलैप्स किया। आई नो द पीपल, राइट पीपल जो उसको रन कर रहे थे उस ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन उनसे जो चीज़ें हमें पता चलती हैं तो वो सही बंद हुआ, सही है। लेकिन वो ईगो पे अपनी लेके बैठे हुए थे इतने ज़माने तक, उन्होंने भी ड्रैग किया कि वी आर TCS, वी कांट टेक दिस डाउन, तो उसकी वजह से हुआ। लेकिन दे कुड हैव डन मच बेटर, वो बहुत अच्छा कॉम्पीट कर सकते थे और वो अच्छी तरह डोमिनेट कर सकते थे। मेरे ख्याल से वजह ये भी होता है, इतनी बड़ी कंपनी होती है तो उसको उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रैक करना, चीज़ों को देखना, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा ना। हायरार्की के इशू आते हैं जब आपकी फ्लैट हायरार्की होती है, चीज़ें आसान होती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है फ्लैट हायरार्की से, सही है। अब जैसे मेरी कंपनी में कोई मुझे अगर रीच आउट कर रहा है तो आई एम द डिसीजन मेकर, आई विल सिट विद देम ऑन द टेबल एंड मैं बोला अच्छा क्या लग रहा है, ओके डन, ले जाओ, ये हो गया। नो लैग, नो चीज़ें, मैं लंबी नहीं करूँगा, मैं लंबी नहीं। मेरे पास एक बहुत बड़ी स्मार्टफोन कंपनी का मीना रीजन का हेड आता है एक सप्ताह, और वो कहते हैं कि यार हम काम करना चाहते हैं आपके साथ, एक हमारा फ़ोन है उसका प्री ऑर्डर करना है हमें। तो हमने बोला ओके करते हैं। तो हमने बोला आप दराज के पास भी गए? लिटरली हमने यही बोला हम गए, 1 महीना हो गया, वो क्लोज नहीं हो पा रही डील, आप बताओ कितनी जल्दी लाइव कर सकते हो? हम बोला आप बैठे हैं उतनी देर में लाइव हो जाएगा 5 मिनट में, इसमें क्या टेंशन? क्या बात है, ज़बरदस्त। तो उन्होंने बोला बस सही डन। वो कंपनी के साथ मैंने जब किया, रियलमी उसका नाम है, सही है, रियलमी के साथ मेरी केस स्टडी थी, मैंने 6 मिनट के अंदर 1000 फ़ोन बेचा था। फ्लैश सेल थी उनकी, फ्लैश सेल, एक 6 मिनट के अंदर 1000 फ़ोन बेचा था हमने। और पहले हमें लग रहा था 1000 फ़ोन वो ज़्यादा दे रहे हैं हमें, हमने बोला नहीं बिकेंगे, 1000 फ़ोन नहीं बिकते भाई, जल्दी तुम पागल हो गए। और इसके बाद जब वो हुआ ना तो हमने बोला यार 5-10 हज़ार फ़ोन ही ले लेते, मज़ा आ जाता यार, इतना फ़ोन बेचते मज़ा आता। तो कितना वो उसमें फ्लैट हायर की थी तो हमें बेनिफिट हुआ, सही है। क्योंकि दूसरा जो प्लेयर था जिसके पास वो गए, वो बोला हम ये अप्रूवल, वो अप्रूवल, रीजन अप्रूवल, इसका अप्रूवल, उसका अप्रूवल, वो पीछे तक ऊपर तक स्टोरी जा रही थी, वो जाहिर सी बात है ड्रैग हो गई। और मैं आपको बात कर रहा हूँ रियलमी की, जो कि इतना बड़ा ग्लोबल ब्रांड है, सही है, उसको इतनी टेंशन थी, तो फ्लैट हायर से बेनिफिट होता है। तो आपने एक तो क्लियर किया कि आपका जो कम्बिनेशन था रिटेल और ई-कॉमर्स का, ये डेडली है, और इससे मेन आपकी USP आपकी ये, बिल्कुल ऐसे। कोई और बेनिफिट, कोई और वजह जिसकी वजह से आपने रिटेल भी खोला, उसका कोई बेनिफिट हुआ एक्स्ट्रा जो आपने नहीं सोचा था पहले? रिटेल मैंने आपको बताया ना, ट्रस्ट एक बहुत बड़ी वजह, ओमनी चैनल होने की एक और बड़ी वजह हमारी बात कर रहा हूँ जनरली, सेल्स आपकी रॉकेट हुई, सेल्स तो जाहिर है रॉकेट, क्योंकि हमारा मेन तबका तो रिटेल बैठा है ना सारा। सेल्स की ब्यूटी ये होती है रिटेल में, फॉर एग्जांपल मेरी 29 इस वक्त आउटलेट्स लाइव हैं, सही है, होने जा रही हैं 29 लाइव, सही है। 21 शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह हम अवेलेबल हैं, छोटे बड़े शहरों में। मेरे पास ऐसी आउटलेट्स भी हैं जो शायद 50-70 लाख का काम करती है महीना, ऐसी भी आउटलेट हैं जो 2 से 3 करोड़ का काम करती है महीना। मैं एवरेज आउट देखूँ तो अगर मैं कहता हूँ 1 करोड़ रुपये का महीना काम हो रहा है एक आउटलेट पे, मैं 29 आउटलेट की बात कर रहा हूँ, सही है। तो ये आउटलेट की सेल है सिर्फ, सही है। तो ये जो गेम है ना, वो वाली गेम बहुत सॉलिड होती है कि वहाँ पे सेल हो ही रही है। ई-कॉमर्स अप एंड डाउन होता है, सही है, ये फ्लैट है। जो ये वाली जो होती है ना आपकी रिटेल की सेल, वो आपको फ्लैट मिलती हैं। तो ये वाला जो गेम है ना रिटेल के बड़ा स्ट्रांग है। प्लस रिटेल से हम लोगों ने क्या किया, जब हमें देखा कि रिटेल आया मेरे पास ऑनलाइन भी माशाल्लाह अच्छा है, तो वाई नॉट मैं सप्लाई चेन में एक स्टेप पीछे चला जाऊँ। जैसे अब मैं पहले होलसेलर से लेता था मोबाइल फ़ोन वगैरह, अब जब मेरी इतनी आउटलेट्स हो गई, मैं सारे ब्रांड्स के पास डायरेक्ट गया। मैं जितने बड़े पाकिस्तान के आज मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स हैं उन सब का मास्टर डीलर हूँ। ज़बरदस्त, सही है। मास्टर डीलर इज नेक्स्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर, कि जो रेट पे आपको मिलेगा उस रेट पे उस रिटेलर को नहीं मिल सकता, किसी भी रिटेलर को नहीं मिल सकता। अब क्या है, मेरे लिए आसान हो गया उनको सप्लाई करना। पहले वो पूरी सप्लाई मेरी नहीं होती थी,
सही, मैं होलसेलर से ले रहा हूँ, कितना ही पैसे मैं, अब ऐसी बात है वो भी उसकी होलसेलर से डायरेक्ट ले सकता है, मार्जिन कम हो जाएगा ना भाई। अब हमने क्या किया, हमने मास्टर डीलर बन गए, अब हमने उनको सप्लाई करना शुरू की। तो हम हायरार्की में जब पीछे गए ना सप्लाई चेन में, कि हमने बोला यार अब हमारा ये भी अच्छा चीज़ सीन है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, हो सकता है कल को मैं चाहता हूँ कि यार मेरी 100 आउटलेट क्रॉस करें, तो मैं ब्रांड्स का जो है डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना शुरू कर दूँ। सही है, तो मैं सप्लाई चेन में ये मुझे रिटेल से बेनिफिट हुआ कि आपको पता है मेरी स्टैग्नेंट सेल है कि जो इतने करोड़ रुपए की है मेरी इतनी सेल होती ही रहेगी, ये ब्रांड इतना बिकता है, ये ब्रांड इतना बिकता है, ये ब्रांड इतना बिकता है, किसका कितना वॉल्यूम में कर सकता हूँ। अब मुझे पता है मैं मास्टर डीलर बन गया, कल को मुझे पता है अल्लाह ने चाहा और बड़ा वॉल्यूम हो जाता है, 100 आउटलेटों पर बहुत बड़ा वॉल्यूम हो सकता है। मैं कहता हूँ 100 आउटलेट हर रोज़ एक फ़ोन इन्फिनिक्स का बेच दे, एक फ़ोन बेचते हैं, 100 फ़ोन इन्फिनिक्स का है, महीने का कितना है, कितना बनेगा, 3,000 3,000 फ़ोन। इसके बाद ऐड क्या हो जाएगा, इसके बाद ई कॉमर्स ऐड हो जाएगा, सही है, तो 3-4 हज़ार फ़ोन वो भी बेच देगा, सही है। तो अगर वो 4-5 हज़ार ये बेच दिया, टोटल 10,000 फ़ोन आप इन्फिनिक्स बेचना, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं भाई, सही है। और ये एक फ़ोन बेचने की बात कर रहा हूँ, इतनी गंदी कैलकुलेशन, सही है। अगर वो ज़्यादा बेच रहा है तो अगर आप 15-20 हज़ार एक ब्रांड का बेच रहे हैं, बाकी ब्रांड भी आप बेच रहे हैं, तो आप हर ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। तो रिटेल में हो ही गया कि हमें स्टैग्नेंट सेल पता चल गई कि ये चीज़ इतने तो बिकेंगे ही बिकेंगे, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में बिकेंगे। अब फॉर इंस्टेंस मेरी कश्मीर की आउटलेट है, वहाँ वीवो ज़्यादा बिकता है, वहाँ आईफोन नहीं बिकता भाई, वहाँ सैमसंग नहीं बिकता, वहाँ वीवो और ओप्पो बिकता है ज़्यादा। तो मुझे पता है कि यार वीवो ओप्पो इतना बेचता हूँ और यहाँ बेचता हूँ, तो मुझे पता है मैं वीवो ओप्पो से अगर डील कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह से उनसे डील करनी है, और ये वाली आउटलेट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देना है क्योंकि यहीं पे बिकने वाला है। तो इस तरह की चीज़ों पे हमने डेटा ओरिएंटेड हो जाएगा ना, वो बहुत अच्छा हमने इसको काम किया, इसको अच्छा फ्रेम कर लिया कि हमें स्टैग्नेंट सेल पता चल गई, कौन सी चीज़ क्या बिकती है, और हम सप्लाई चेन में पीछे जाना शुरू हुए, वो रिटेल की वजह से हुआ है। अच्छा, इसमें अगर हम मार्जिन देखें आपके ज़्यादा रिटेल के अंदर है या फिर ई कॉमर्स के अंदर है, ज़्यादा मार्जिन किधर है? यार देखो, जो मैं रिटेल आउटलेट्स को अपनी दे रहा हूँ वो फ्रेंचाइजी से, तो जितनी रिटेल आउटलेट्स को दे रहा हूँ ना, अच्छा चले सॉरी पहले ये बात कर लेते हैं, आपका वो फ्रेंचाइज वर्क कैसे करती है? यार फ्रेंचाइज मॉडल समझाऊँ मैं आपको, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उसमें आप 2 तरह के होते हैं फ्रेंचाइज मॉडल। एक होता है कि आपने एक बंदे से इन्वेस्टमेंट कराई, आप रन करेंगे। दूसरा मॉडल ये है कि उसने इन्वेस्टमेंट की, वही रन करेगा। नहीं, वही रन करेगा। अच्छा, देखें कंपनी, तो हम सिर्फ वहाँ पे ये कहते हैं कि यार हम आपके फैसिलिटेटर हैं, आप हमारे मातहत एक बच्चा है हमारा, सही है। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और आपने उसको रन करना है। आपको जितनी चीज़ें चाहिए उसको रन करने के लिए, चाहे वो राइट ट्रेनिंग हो, प्रोडक्ट्स हो, प्राइसिंग हो, वो सारी चीज़ें हम आपको देंगे। कस्टमर हम मार्केटिंग करके आपके दरवाजे तक लेके आएंगे, तो ये हमारा काम है। और हम आपको इतना ट्रेन कर देते हैं, आपके पास प्रोडक्ट भी है, आप ट्रेन भी हैं, कस्टमर हम लेके आए, अब आपने उसको बेचना है और एक रिकरिंग कस्टमर बना के रखना है अपना। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है। जब हम फ्रेंचाइजी को सेल करते हैं तो उसमें से अगर आप बता सकते हैं कितना मार्जिन आपका होता है परसेंटेज के हिसाब से? यार मैक्सिमम 0.2%, 0.25% उनकी सेल का? नहीं, हम उनको जो बेच रहे होते हैं ना प्रोडक्ट, हम उस पर इतना मार्जिन रखते हैं। अच्छा, उनको बेचते हैं आप बस, या आपने बेच दिया? मैं रॉयल्टी नहीं लेता। अच्छा। मेरी फ्रेंचाइज की ब्यूटी है कि मैं फ्रेंचाइज फ़ी लेता हूँ जो कि 8 लाख रुपए है, 3 साल की फ़ी है। उसमें से मैं तकरीबन 100% पैसे उसी पे खर्च कर देता हूँ। पहले हम उस पर उसकी आउटलेट की ब्रांडिंग, बोर्ड ये सारी चीज़ों पे खर्च करते हैं, तो 3-4 लाख के आसपास हम पूरे उस पर खर्च कर देते हैं। अगले जो 4 लाख बचे वो 3 साल के अंदर उसकी मार्केटिंग में और चीज़ों में स्पेंड होता है। तो वो पैसे हम वहाँ से नहीं बनाते और हम 0 रॉयल्टी लेते हैं। तो मेरी फ्रेंचाइज में कोई रॉयल्टी नहीं है। जो आप मुझसे खरीद रहे हैं, तो मैंने जो 0.2, 0.15, 0.25% जो अपना रख लिया उस फ़ोन के ऊपर या उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो बस मेरा है, वो मैंने आपसे कमाया। मैं आपसे रॉयल्टी नहीं लेता, सही। वरना बिजनेस क्या करता है, तकरीबन बिजनेस आपने देखा होगा, सारे यहाँ से भी कमाते हैं उसको देते हुए भी, और वहाँ सेल में से भी रॉयल्टी ले लेते हैं। वो हम नहीं करते। उसका रीज़न है कि हमारे पास जो मार्जिन है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, फ़ोन्स में, बहुत कम है। तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं उसको काट ही दूँ ज़बरदस्ती। क्योंकि देखें डे एंड पे हमारा जो चाहत है वो ये होती है कि हमारी कोई फ्रेंचाइज बंद ना हो कभी। सही, मैं उसको चीट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ वो कमाए पैसे, वो कमाएगा। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने तीसरी फ्रेंचाइज के लिए भी बोला कि मुझे तीसरी फ्रेंचाइज चाहिए आपकी। अच्छा, उसकी 2 चल रही हैं, तो वो तीसरी क्यों ले रहा है? पागल तो नहीं है, उसको बेनिफिट है, उसको पैसे बन रहे हैं। और पैसे क्यों बन रहे हैं? क्योंकि टेलीमार्ट कह रहा है यार आप पैसे बनाओ, मैं चाहता हूँ कि आप ही पैसे बनाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं, आपकी सेल हो, आप पैसे बनाओ। तो ये वो डेट पे है तो मेरे ही कस्टमर ना, वो है तो मेरे नाम के अंडर आके लेता है बस। तो उसमें आपका कोई क्राइटेरिया होता है फ्रेंचाइजी को सेलेक्ट करने का? क्या इसका पहले ई कॉमर्स का है या कोई बिजनेस है? मेनली आप उसको एक दुकान खोल के दे रहे हैं ना? हम ये देखते हैं कि यार देखो, हम ये देख रहे होते हैं कि हो सकता है वो एग्जिस्टिंग रिटेलर हो, कोई भी फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसने कोई भी इस तरह का अगर काम किया हुआ है, अगर नहीं भी तो उसका रिटेल एक्सपीरियंस हो प्रायर, सही है। या अगर उसका कुछ भी नहीं है और उसने बोला मेरे पास पैसे हैं,
तो हम क्या कहते हैं यार, किसी भी अच्छे मोबाइल की दुकानदार से या इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से जो अच्छा सेलमैन हो ना, वो एक लड़का तोड़ लो, अपने पास बिठाओ, हम ट्रेन कर लेंगे, सारी चीज़ हो जाएंगी, आप रेडी हैं काम करने के लिए। क्योंकि देखिए रिटेल एक मेंटालिटी है, सही है। ऐसा नहीं है कि बाप ने बोला यार बेटे को सेट कर देता हूँ कहीं, तो उसको पैसे दिए बेटा खोल ले दुकान, ऐसे नहीं होता। सेलमैन होना जरूरी है, वो सही है। जो मालिक है उसका भी आना चाहिए। कि डे एंड पे मैं भी आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको फ्रेंचाइज मॉडल बेच रहा हूँ, सही है। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बेचूंगा, सही है, फिर आपको प्रोडक्ट भी बेचूंगा, सही है। तो मैं कहता हूँ मेरी तो तौहीन है अगर मैं किसी इन्वायरमेंट में बैठूँ और मुझसे कुछ ना खरीदे। सही है, तौहीन समझता हूँ मैं इसको अपनी, सही है कि यार मैं कैसा सेलमैन हूँ कि मैं कुछ बेच नहीं पाया उसको। तो वो फ्रेंचाइजी जो है ना, वो उसको भी मैं बेच रहा हूँ, तो वो मेरी फ्रेंचाइज खरीद रहा है, तो हम कहते हैं आपको सिखाएंगे, समझाएंगे और आप ये सारी चीज़ें रन करें। आसान, बहुत ज़्यादा सिंपल मॉडल बनाया है। उसका रीज़न क्या है? देखिए मेरे वाले साहब का एक्सपीरियंस भी यही है, मेरा एक्सपीरियंस भी यही है, और 30 सालों से यही दिखा है। सिर्फ मोबाइल रिटेलर्स को देखा है कि उनकी मेंटालिटी क्या है। मुझे पता है कि उनको पैसे कब देने अच्छे लगते हैं, कब देने अच्छे नहीं लगते, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो हम उनकी हिसाब से हमने पूरा फ्रेंचाइज मॉडल ड्राफ्ट किया। अब आप 8 लाख रुपए देखें, जिसमें से मैं कहता हूँ 4 लाख उस पर खर्च कर दिए। अब अगर आप ये 4 लाख को डिवाइड करेंगे 36 महीनों से, 3 साल से, तो वो क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा। वो फ्री में उसको फ्रेंचाइज मिल रही है, लिटरली फ्री में। ब्रांड नेम मिल रहा है, ब्रांड नेम मिल रहा है, उसको कस्टमर बेस मिल रहा है, उसको हर चीज़ मिल रही है, उसको ट्रस्ट मिल रहा है, हर चीज़ सब मिल रहा है। और क्या होता है, अब आपने बोला यार, मैं हुमैस ने बोला मैं अपनी दुकान खोलता हूँ, आप किसी लोकेलिटी में आउटलेट खोलें, मोबाइल फ़ोन जो है ना, मोबाइल फ़ोन जो आउटलेट है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक आप हमेशा भरोसे वाले बंदे से लेते हैं, नए बंदे से नहीं लेते। फिक्स होता है आपका, मैं इससे फ़ोन लेता हूँ, ख़राब हो गया, वो सारी चीज़ें होती हैं, बस क्योंकि वो सेंसिटिव आइटम, महंगा आइटम है। अब जो महंगा आइटम है, अब आपको ट्रस्ट बनाना है, पहले तो आउटलेट खोल के ट्रस्ट बनेगा, 1 से 1.5 साल लगेगा, 1.5 साल कहीं नहीं गया। वो जो 1.5 साल आपका नुकसान है ना, और जो आपका टाइम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है, वो मैं पहले दिन जीरो कर देता हूँ। आपने टेलीमार्ट का बोर्ड लगाया, तो जब ओवर द ईयर इतना टिका के टाइम ज़ाया करके नुकसान करने वाले थे ना, वो सब खत्म हो गया। आपने 8 लाख रुपये देके मेरी फ्रेंचाइज ली और आपके वारे नहीं आ रहे। पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर आएगा भी, आता भी है, आप प्रॉफिटेबिलिटी भी फ़ौरन अचीव कर लेते हैं, आपके कस्टमर बेस भी है हर तरफ। ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही थी कि जो फ्रेंचाइज मॉडल है, इसमें एक ये फ़ायदा होता है कि ग्रोथ काफ़ी स्पीड हो, क्योंकि आपने अपना पैसा तो लगा के एक मॉडल खड़ा नहीं, दुकान खड़ी नहीं करनी है ना। लेकिन नुकसान इसका ये होता है, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसने आपका माल बेचना है, तो उसने भी अपना कट रखना ही है। तो फ्यूचर में आपको सोच रहे हैं कि आप कुछ अपनी भी स्टोर खोलें अपने पैसे से? मैंने नहीं सोचा कभी, सच्ची बात है। मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैं कंपनी ओन आउटलेट्स खोलूँ, मैं अपनी ही फ्रेंचाइजीज को कॉम्पीट करूँ। क्योंकि देखिए होगा फिर पता है क्या, कि इंसान बोलेगा यार मैं फ्रेंचाइज है क्या कंपनी आउटलेट है मैं कंपनी आउटलेट है उससे ले लूँगा, तो मैं अपनी फ्रेंचाइजीज को कॉम्पीट नहीं करना चाहता। प्लस देखिए कंपनी आउटलेट का मतलब है कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। आई डोंट वांट टू रन अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, सही है ना। मुझे खामखा में इतने चेक इन प्लेस, देखिए मैं कपड़े की आउटलेट नहीं हूँ, सही है कि वहाँ पे टोटल इन्वेंट्री भी मिला लो ना तो 20 लाख की भी नहीं होनी, सही है। मेरी आउटलेट का कोना होता है ना, उसमें 50 लाख का माल पड़ा होता है। हाँ सही, सही। इलेक्ट्रॉनिक फोन इतना महंगा है, बहुत हाई टिकट आइटम्स है ना। अब मेरी स्टार सिटी की छोटी सी आउटलेट है, सही है, 125 स्क्वायर फीट आउटलेट है, मेरे ख्याल उसमें 1.25 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी होती है। इट्स अ बिग थिंग, 1.25 करोड़ मजाक नहीं है, सही है, 1.25 करोड़। अब मैं अगर कंपनी आउटलेट खोलता हूँ तो मैं तो पूरा दिन इसी चक्कर में रह जाऊंगा कि कौन बंदा बैठा होगा, किसने क्या 2 नंबरी मारी होगी, कितने पैसे मेरे फंसे हुए होंगे क्योंकि कैपिटल की कॉस्ट भी तो है ना। आपने अगर 1.25 करोड़ की आउटलेट में फंसा दिया, मैं कहता हूँ चलो 1 करोड़ एवरेज ले लें, करोड़ पे आप आउटलेट लगा रहे हैं, 30 आउटलेट आपकी पड़ी हैं, 30 करोड़ तो आपके ऐसे ही फंसे हुए हैं। जबकि वेयर एज मैं यहाँ पे फ्रेंचाइज खोलता हूँ तो जितने मैं 500 आउटलेट कर लूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसे भी उसके, तो ऑटोमेटिक वो ख्याल भी रखेगा, इन्वेंट्री भी संभालेगा, वो सेल मैंने भी पूरी करेगा, अपने पैसे बाहर निकालने के लिए वो जान से बिल्कुल मेहनत करेगा, है ना, जी जान से। हमारे केस में क्या होगा, कंपनी आउटलेट आपको लिमिटेशन, जो ब्रांड कंपनी आउटलेट चला रहे हैं वो सारे चौक हुए हुए हैं, पूरी बुरी तरह चौक हुए हुए होते हैं पूरा दिन। फिर वो ढूंढ रहे होते हैं यार कोई जानने वाला मिल जाए, कोई ऑडिट फर्म मिल जाए, वहाँ जाके ऑडिट कराओ, उस पर सामान इतना पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। मुझे इन झंझटों पे नहीं जाना। एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, आई नो आप इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन व्यूअर्स के लिए, इंडिया में बिग बाज़ार एक बहुत बड़ा ब्रांड अभी देखते देखते बना है, few thousand करोड़ का ब्रांड है, ठीक है। आई थिंक उन्होंने वॉलमार्ट को, उन चीज़ों को, उनकी स्ट्रेटजी को देखा, उसकी नक्शे कदम पे चले, तो ऐसा ब्रांड पाकिस्तान में नहीं बन सकता यार। मैंने देखो, मैं आपको जो अगली उस पर आ रहा था ना, मैं कंपनी आउटलेट्स नहीं बनाना चाहता, मैं कंपनी स्टोर्स बनाना चाहता हूँ, सही है। जहाँ आप एंटर हो तो 10,000 स्क्वायर फीट का स्टोर हो, सही है,
कि आप एंटर हो तो आपको एक, आपने जैसे अगर आप यूएई गए हो तो आपने शरफ डीजी देखा हो, शायद इरोज देखा हो, वर्जिन मेगा स्टोर देखा हो, सही, तो उस टक्कर का स्टोर पाकिस्तान में बनाया जा सकता है। जो उलू की पूरी चेन है, किसकी? लुलु की। हाँ लुलु की, लुलु की। तो देखो लुलु जो है ना वो सुपरमार्केट की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है, सही है, जैसे कारफोर है, कारफोर की तरह लुलु है, सही है। तो मैं सुपरमार्केट को टच ना करते हुए मैं हार्डकोर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाना चाहता हूँ, सही है। फैशन भी इसमें? फैशन नहीं डालूंगा मैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, कि मैं एक 10,000 स्क्वायर फीट स्टोर डालता हूँ जहाँ पे आप एंटर होते हैं, आपको हर नस्ल का मोबाइल भी मिल रहा है, गैजेट भी मिल रहा है, अप्लायंस भी मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहे हैं, ऑडियो मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। जो चीज़ आप सोच सकते हैं ना टेक की, वो वहाँ मिल रहा है, और हाई टेक स्टोर्स हों, सही, वो मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, सही। लेकिन जाहिर सी बात है एक मेजर इन्वेस्टमेंट के साथ ये चीज़ आती हैं, ये ऐसे नहीं आती। एक अगर 10,000 स्क्वायर फीट का आउटलेट मुझे खोलना है, आप अंदाज़ा लगा लें उसकी कितनी बड़ी कॉस्ट है, सही है। उसकी फर्निशिंग कॉस्ट इतने करोड़ रुपए की हो जाती है। तो जाहिर है वो इन पाइपलाइन एक प्लान ज़रूर है कि हम 3, 4, 5 बड़े स्टोर्स खोलें पूरे पाकिस्तान में, दैट्स इट। अच्छा, सही है। आप कराची 2 खोल लें, पहले कराची खोलें, मेजर लाहौर सिटीज़ के अंदर, हाँ। पिंडी खोलें, पिंडी खोलते हैं तो इस्लामाबाद ऑटोमेटिक कवर हो जाता है, सही है, आपस में एक जैसी हैं। हाँ। तो 3 ये खोलें, कराची हो सकता है, फिर आप दूसरा भी खोल लें, कोई एक आधा और हो सकता है मेजर सिटी में खोल लें, लाहौर में खोल लें, फैसलाबाद खोल लें। तो जहाँ पे हमें लगता है ऑडियंस इस तरह की होगी, खासकर पंजाब साइड, बड़े स्टोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है पंजाब साइड पे। वो शशके वाला जो एलिमेंट है पंजाब में ज़्यादा है कि मैंने इस स्टोर से लिया, भले उसने उधार लिए वो पैसे, लेकिन वो जाएगा बड़े स्टोर पे चीज़ खरीदने के लिए। तो पंजाब मेंटालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, सही। कराची में तो कहीं से भी कुछ भी ले रहा है इंसान, तो इसीलिए बड़े स्टोर्स का हमारा था कि इंटरनेशनली, जैसे मैंने आपको नाम लिए जो, वो इसीलिए कि हमने इनकी प्रॉपर कैलकुलेशन तक बना के रखी हुई है। कल को अगर हमें फ्यूचर में खोलना पड़ता है तो हम कौन से स्टोर्स को किस तरह बनाएंगे, उनके लेआउट्स किस तरह के होंगे, वो सारी चीज़ों पर वर्किंग हुई हुई है। अच्छा, हाँ, वो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन में मुस्तकिल ऐसी चीज़ें जो होती है ना, हमारा प्लान पूरा रेडी होता है कि यार अगले 5-8 साल में हमें ये चीज़ें करनी है। तो कितनी दफ़ा ऐसी बात है उनका सीक्वेंस आउट हो जाता है कि यार ये पहले नहीं, टाइम अच्छा है ये कर लेते हैं पहले, फिर टाइम इसके लिए बुरा है ये बाद में ले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम प्लान करते हैं, लेकिन पाइपलाइन में ज़रूर है कि बड़े मेजर जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स होने चाहिए। उसका मेन फ़ायदा एक तो ये आप शश का एलिमेंट आपने डाल दिया, जो कि लोगों को चाहिए। दूसरा इसका मेन एलिमेंट आपको क्या नज़र आ रहे थे बड़े स्टोर्स का? एक तरह इस तरह के स्टोर है ही नहीं ना, है ही नहीं, वैरायटी है ही नहीं, एक चीज़ है ही नहीं, सही है। तो अब आपको उसको फील नहीं कर सकते, सही है। आप एप्पल स्टोर जाएंगे ना, तो आपकी वहाँ एंटर होते ही आपको, अगर आप एप्पल आईफोन कैरी भी कर रहे हैं ना, आपको दिल करेगा नया ले लूँ। एक अलग ही है वहाँ पे ना, जोन होगा आपका, आप बोले मैं ले लूँ, मैं यार अरे ये ले लूँ, एप्पल वॉच अच्छी लग रही है। आपको पता होगा कि यार मैं अगर दुबई में हूँ, एप्पल स्टोर पे कोई चीज़ ले रहा हूँ, यही चीज़ मुझे डेरा से इतने सस्ते में मिल जाएगी, यही चीज़, यही नया प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी आपका दिल हो रहा होगा वहाँ से लेने का। उसने एम्बियंस इस तरह का बनाया हुआ है, तो हम उस एम्बियंस में, उन चीज़ों में, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मैं बड़ा फॉलो करता हूँ इंटरनेशनल ब्रांड्स को, तो जो मैंने आपको नाम फेंके शरफ डीजी और ये सारी चीज़ें, तो मैंने उनसे जाके चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरह का स्टोर्स होने चाहिए। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक के स्टोर नहीं है। कोई वजह है ना एप्पल अभी तक नहीं खोले? एप्पल पाकिस्तान खोलेगा भी नहीं, इंडिया में जाके खोला इसने। हाँ, मैं आपको रीज़न देता हूँ। देखिए, उसको पता है कहीं ना कहीं से फ़ोन आ रहा है आईफोन, और ये ले रहे हैं, जो उनकी एक्टिवेशंस उनको दिख रही है ना, वो ना होने के बराबर है। हाँ, एज अ परसेंटेज देखिए अगर, हाँ, नया आईफोन जो एक्टिवेट हो रहा है ना, बीच में मेरे ख्याल है 7,000 आईफोन हो रहे थे वीकली, सही है। अब उससे कहीं कम हो गए होंगे मेरे ख्याल है, या उसके आसपास का नंबर होगा। उसका रीज़न है महंगा हो गया आईफोन। तो अगर 5-7 हज़ार आईफोन एक वीक में एक्टिवेट हो रहा है, महीने के अंदर मैं कहता हूँ आप चलें 20,000 नहीं 25,000 के लें, 25,000 अगर आईफोन महीने का नया एक्टिवेट हो रहा है, एप्पल के लिए मायने रखता है। उसके लिए सेंस नहीं बना रहा। वो कह रहे हैं यार यहाँ लोगों की परचेजिंग पावर ही नहीं है मेरा फ़ोन लेने की, मैं क्यों खोलूँ यहाँ पे स्टोर। प्लस उसने, आपको पता है मिडिल ईस्ट में वो खुश है, वहाँ पैसा भी है, वहाँ चल रहा है। फिर उसने इंडिया खोल लिया है ना, 1.5 अरब लोग हैं वहाँ पे, तो उसको पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग क्यों चाहिए? उसको जब चाहिए नहीं, उसके लिए सेंस नहीं बनाते। जिस दिन सेंस बनाएगा ना, उस दिन आपको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आ जाएंगे। लोग कहते हैं ये वजह ये भी है कि जो हमारे मुल्क के पॉलिटिकल सिचुएशन है, हालात हैं, धर रहे हैं, तोड़ ताड़ दिया स्टोर, ये वजह है आपके नज़रिए? तोड़ ताड़ दिया नहीं, लेकिन देखें वो क्या देखते हैं, इनको ये चीज़ें भी फ़र्क नहीं पड़ती। आपको क्या लगता है इंडिया बहुत स्टेबल है? नहीं है ना, सही है। तो यूएई यहाँ चलो स्टेबल है, बाकी चलो मुल्क चाहे डंडा उधर है, डंडे वाले मुल्क है, सही है। अब पाकिस्तान इज़ नॉट स्टेबल, बट देन अगेन उनको ये चीज़ देखनी है कि मेरे लिए मार्केट है या नहीं है, कि मैं इतने यूनिट बेचने के लिए क्या मैं स्टोर खोलूँ? ये जो दुबई से जा रहा है बेच ही रहे ना, मेरा तो माल बिक ही रहा है, तो मैं स्टोर खोल के ओवरहेड क्यों पालूं? दुबई से ही आता है जितना भी आता है ऐसे ही दुबई से आता है पूरा का पूरा माल। ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे अभी हम ऑफ ईयर भी, कि
लोग बैठते हैं, बताते हैं अपनी कंपनी के बारे में, ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक मसला अभी तक जो हल नहीं कर सकी कोई भी मार्केट प्लेस की कंपनी, इतना साल हो गए ई कॉमर्स करते हुए लोगों को, जो सेम डे डिलीवरी है। ठीक है, मतलब कितना पैसा चाहिए इसके लिए, कितनी चीज़ें चाहिए कि ये चीज़ हल नहीं हो रही है अभी तक। और लोग जो हैं, बहुत सारे लोग, अभी एक आपको चीज़ बताता हूँ, नून का आपको पता होगा, एक ये मेजर मार्केट प्लेस है। अभी इसका जो रिसर्च आई है, अमेजोन से ज़्यादा शेयर उसने ले लिया है। ऐसा ही है। ठीक है, उन्होंने एक अपनी सर्विस निकाली 20 मिनट्स की, जिसके अंदर वो दूध, दही, ब्रेड, इस तरह की नाश्ते की चीज़ें जो ग्रोसरीज है ना, वो आपको 20 मिनट्स के अंदर आपको ला के दे देंगे। और इट वेंट वायरल, क्रेजी, लोगों ने बहुत ऑर्डर किया। मेरा 2-3-4 दोस्त नून में काम करते हैं, उन्होंने खुद डेवलप किया वो प्रोडक्ट, पाकिस्तान के बंदे। लेकिन इस तरह की, हम तो 20 मिनट छोड़, हम तो एक दिन तक भी नहीं पहुंच सकते यहाँ पे पाकिस्तान में। क्या मसला है? देखिए, क्यू कॉमर्स हो रहा है पाकिस्तान में, अच्छा हो रहा है, पांडा मार्ट अच्छा कर रहा है ना। सही कि आपको जो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की सुपर मार्केट FMCG प्रोडक्ट है, वो तो पांडा मार्ट आपको दे रहा है, वही आधे घंटे की डिलीवरी में दे रहा है। देखिए, होता ही है। और पहले भी आया था ये कंपनी जो कि आधे घंटे की डिलीवरी दे रही थी, वो उड़ गई, खत्म हो गई। कौन सी आ रही थी? एक 10 मिनट की डिलीवरी वाली आई थी, जिन्होंने इनिशियली लॉन्च किया कि 10 मिनट में डिलीवरी करेंगे। उसके थोड़े दिन के बाद उनके बिलबोर्ड चढ़ गए कि 10 मिनट में नहीं करनी हमें, क्योंकि हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो हमें दिख रहा था कि वो मार्केटिंग जो है ना, गिमिक है। हाँ, मार्केटिंग वो गिमिक इसलिए क्योंकि अब कराची है ना, कराची इतना बड़ा है ना कि आप एक कोने से दूसरा कोने जाना 2 घंटे से ऊपर लग जाएंगे आपको। 10 मिनट में डिलीवरी कैसे करोगे भाई? तो आपको दुकानें खोलनी पड़ेंगी हर जगह। अब होता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्यू कॉमर्स और ई कॉमर्स दोनों में फ़र्क है, आपको दोनों का डिफरेंस समझना पड़ेगा। मैं जिस डोमेन में हूँ वो ई कॉमर्स है। चले फिर, चलो आप कंप्लीट कर लें फिर मैं। वो ई कॉमर्स है। क्यू कॉमर्स इज क्विक कॉमर्स, जो आप अभी कह रहे हैं, सही है। क्विक कॉमर्स एक पूरा अलग डोमेन है, पूरी अलग साइंस है। वो क्या करते हैं नॉर्मली? अब पांडा मार्ट है, पांडा मार्ट आपको पता है किस तरह क्यों डिलीवरी कर लेता है इतनी जल्दी? उसके स्टोर्स होंगे छोटे छोटे मुख्तलिफ जगह पे। और उसने क्या किया है, उसने डार्क स्टोर्स कहलाते हैं। हाँ, डार्क स्टोर्स। डार्क स्टोर्स आर वेयर हाउसेस। उसने जो चीज़ वो बेच रहे हैं ना अपनी अपनी ऐप पे दिखा के, वो सब उसके पास स्टोर में पड़ा हुआ है, वेयर हाउस में। वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, बाहर उसकी राइडर की फ्लीट खड़ी हुई है। ऑर्डर लगता है, राइडर वेयर हाउस से लेता है, चला जाता है, पहुंच जाएगा ना आधे घंटे में अब तो। सही है, ये सेंस बनाता है। मैं मार्केट प्लेस हूँ, मेरे पास हज़ारों सेलर हैं पूरे पाकिस्तान में। मेरे पास ऑर्डर गिरेगा, पहले जाएगा बंदा, उससे जाके उठाएगा, कोरियर को देगा, अलग शहर का ऑर्डर है, कोरियर बाय एयर जाएगा, वहाँ अगले दिन तो पहुँचेगा, फिर उसकी फ्लीट वाला उठाएगा और लेके जाएगा। दिन तो लगेगा। मेरे पास स्टोर में तो कुछ है ही नहीं। अगर इवन कराची का सेलर होगा कोरियर आपको पता है क्या करता है? कोरियर सेलर से पहले पिक करने जाएगा, अपने वेयर हाउस लाएगा, इसके बाद अगले दिन वो अगर कराची का ही कस्टमर है, अगले दिन उसको शिप करेगा। सही है। वो ये वाला सिनेरियो ही नहीं है कि यार ये ऑर्डर देगा, कराची का, ये यहाँ से उठा यहाँ पर डिलीवर कर दे, ये सिस्टम ही नहीं है कोरियर के पास आज तक। तो हम लोग बाउंड हो जाते हैं कोरियर को लेके। हम अपने एंड, देखें वो आपने बोला यार नून वाला ये कर रहा है, सूक इससे पहले था जो अमेजोन बाद में अक्वायर किया अमेजोन ने, वो भी इसी तरह अच्छी डिलीवरियाँ कर रहा था। सूक की तो हर जगह फ्लीट भी है अपनी। क्यों है आपको पता है? गिन के कितने 14 या 16 शहर हैं यूएई के। पाकिस्तान में कितना शहर है, कितना गाँव है? देखिए ना, अब यहाँ पे जो बात आती है ना, 1 मिनट में यहाँ पे आपको स्टॉप करना है। ये बड़ी अच्छी एक बात है कि भाई यार पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा है, नहीं हो सकता। आप इस तरह क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान के जो मेजर 4 शहर हैं उनमें तो करके देखें पहले। आपको पता है सबसे ज़्यादा ऑर्डर टेलीमार्ट प्राइम क्यों नहीं है अभी तक? मैं आपको बता, अमेजोन प्राइम तो है। आप लॉन्च करें, आप 4 शहरों में लॉन्च करें टेलीमार्ट प्राइम, 1 दिन में डिलीवरी 4 शहरों में, और आप जो आपके कंट्रोल में। मैं आपको बताता हूँ, लोगों को लगता है सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर है ना वो बड़े शहरों से आते हैं। ये लोगों की बेवकूफ़ी है। सबसे ज़्यादा ऑर्डर छोटे शहरों से आता है। पता है क्यों? मैं आपको रीजनिंग देता हूँ इसकी पीछे की, सेंस भी बताता हूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, सही है, और इस तरह के बड़े शहर जो हैं, इनमें हर चीज़ एक नुक्कड़ पे इधर उधर अवेलेबल है। मोबाइल चाहिए, बराबर जाओ, मार्केट है, दुकान है, वहाँ से जाके खरीद सकते हो। छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल नहीं है ना, उसके लिए वो लग्जरी है, तो ऑनलाइन मिल रही है, खरीद लेता हूँ, आ जाएगी। या उसके शहर में बहुत महंगा है। मैं लोगों को जानता हूँ जो तुर्बत वगैरह में, सही है, एक बंदा आया मेरे पास तुर्बत से, बलूचिस्तान आया है, कह रहा है जो आप फ़ोन आप लोग बेचते हो ना 15-15 हज़ार ऊपर में बिकता है तुर्बत में। हम आते हैं, गाड़ी भरते हैं, यहाँ से शॉपिंग करते हैं सदर से, और वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ जाके बेचते हैं। तो मैं टेलीमार्ट की फ्रेंचाइज लेना चाहता हूँ। मैंने क्यों, मैंने उससे क्यों पूछा था रीज़न कि क्यों लेना चाहते हो, तो उसने ही बोला टेलीमार्ट की फ्रेंचाइज लूँगा ना तो मैं कराची के पैसों में तुर्बत में बेच दूँगा और उसमें भी पैसे कमाऊँगा। सही है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो
टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था कि सेम डे डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती। पहले इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा खोले ना। मैंने आपको प्रपोज किया कि 4 शहरों में अगर आपने कहा तो फिजिबल नहीं है, ज़्यादा ऑर्डर आते हैं छोटे शहरों से। प्रोबेबिलिटी नहीं है एक तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स की आपके पास, सही है, और छोटे शहरों में ज़्यादा ऑर्डर है, यहाँ की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्लियर नहीं होती कब कितना ऑर्डर आएगा कब कितना नहीं आएगा। इसके बाद आ गया ऑर्डर अगर, तो सेलर मेरे पास पूरे पाकिस्तान का है, दराज के पूरे पाकिस्तान का सेलर है। जब पूरे पाकिस्तान का सेलर है, सही है, अब 2 उसको तरीके हैं काउंटर करने का। एक तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ कराची से डिलीवर करूँगा, सही है, तो जल्दी तो मिल ही नहीं सकता उसको, क्योंकि मेजर जो अगर सेलर हैं वो कराची के हैं, सही है, बड़े सेलर सारे हर चीज़ के कराची के ही हैं इत्तेफाक से, ये क्योंकि पोर्ट सिटी है, वहाँ पे ज़्यादा लोग भी हैं, ज़्यादा हर चीज़ है, बिजनेस सेटअप ज़्यादा है, सही। अब वहाँ पे अगर मेरा सेलर है तो मैंने क्या किया, मैंने बोला यार यहाँ से शिप करूँगा और लाहौर में जितना भी जल्दी कर लूँ ना तो भी अगले दिन ही मिलेगा, उससे पहले तो नहीं मिलेगा। दूसरा तरीका है कि मैं इन सारे सेलर्स का सामान उठा के लाहौर में वेयर हाउस एक बना के रख दूँ, जिसको मैनेज करना बहुत बड़ी कॉस्ट है। मैं वैसे ही कह रहा हूँ मार्केट प्लेसेस पैसे नहीं बनाते, आप कह रहे हो ओवरहेड बना दो एक नया, कि आप एक डार्क स्टोर खोलने की क्या कॉस्ट होगी, आपको क्या लगता है? फ्यू मिलियंस तो होगी, डिपेंडिंग ऑन द स्क्वायर फीट कितना बड़ा है कितना। अब आप लोगे ना जब डार्क स्टोर बनाते हो ना तो आप मिनिमम 5000 स्क्वायर फीट लोगे। अच्छा। और आप कह रहे हो भाई मैं जल्दी डिलीवर करना है, तो इसका मतलब ये है कि अगर F6 में डिलीवर करना है ना तो मुझे वो F6 और के आसपास कोई एक ऐसा सेंटर स्टेशन चाहिए, वहाँ पे अगर मैं 5000 स्क्वायर फीट की जगह लेता हूँ कितनी महंगी होगी, कितने करोड़ रुपए की होगी महीने की उसकी रेंटल, उसके बाद वहाँ पे जो लोग बिठाऊंगा वो सारी कॉस्ट, तो एडिड कॉस्ट इतनी बड़ी है कि वो सेंस नहीं बनाएगी। दूसरा तरीका क्या होता है जिसको काउंटर करने का तरीका, फ्लिपकार्ट ने किया हुआ है काउंटर, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो ना ऑर्डर प्लेस करने, तो आप वहाँ पे जाके अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। यही चीज़ नून ने भी की हुई है, सही है, मैं नून का भी बायर हूँ। आप वहाँ पे अपनी लोकेशन डालते हैं ना तो वो आपको उसके आसपास की सेलर, उसके शहरों के सेलर दिखाता है, आपको पता है ये बात, सही है। वो जब आसपास के दिखा रहा है ना तो वो क्या करता है, वो ये आसपास वाले ही प्रोडक्ट दिखा रहा है, आप वही खरीद सकते हो। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में खोलना चाहता हूँ ये, कि मैंने लाहौर के सेलर उसको दिख रहे होंगे, लेकिन अगर मैं ये करता हूँ ना तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देखिए 1 2 शहर 3 शहर नहीं है, सही है, सिर्फ एक ही शहर में सब कुछ है, कराची में। मैं आपको कह रहा हूँ 95% मेरा जो बड़ा सेलर है ना कराची है, तो मैं तो सिर्फ कराची में प्राइम दे सकता हूँ, इसके अलावा तो नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वो उसको मैं 5% प्रोडक्ट दिखाऊंगा अपनी वेबसाइट पे तो उसको तो कुछ दिखेगा नहीं, वेबसाइट उसको खाली दिखेगी। इसका कोई तो सोल्यूशन होगा ना इसका, तो विद पैसे इंडिया ने जिस तरह आप कह रहे हैं फ्लिपकार्ट ने की है, सेलर्स फ्लिपकार्ट की एक कैटेगरी कोई खोल के देखें, अभी आपके पास ये टैबलेट पड़ा है, आप खोल के देखिएगा। आप जाएँ फ्लिपकार्ट में मेन फैशन में, उसके अंदर जाएँ आप विंटर में, उसके अंदर जाएँ आप जैकेट में, वो आपको दिखाएं कितने लाख जैकेट दिखाता है। तो प्रोडक्ट बेस इतना बड़ा है, सी इतने अरबों प्रोडक्ट है, करोड़ों नहीं उसका, अरबों प्रोडक्ट है उसके पास। 80 करोड़ तो 4 साल पहले थे, तो आज अरबों में पहुंच गए होंगे प्रोडक्ट्स। अगर 1 अरब भी मैं कहता हूँ उसके पास प्रोडक्ट है, तो उसके पास हर शहर से कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट है, प्लस वो ओपन मार्केट प्लेस है। मेरे लिए आई एम अ कंट्रोल्ड मार्केट प्लेस। सही, ओपन और कंट्रोल में क्या फ़र्क होता है बता देता हूँ। ओपन मार्केट प्लेस वो होती है जो आप दराज देखते हैं, कि एक ओपन मार्केट प्लेस का उसने सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे हर कोई आ रहा है, बेच रहा है, रेप्लिका भी चल रहा है, फिर हर शहर का बंदा आके छोटे से छोटा सेलर भी बेच सकता है, जिस प्राइस पे जो चीज़ लगानी है लगा दो, जैसे भी तस्वीरें कुछ भी है, ठीक है। कंट्रोल मार्केट प्लेस होता है जो दराज मॉल है और जो टेलीमार्ट है। लोग मुझे कहते हैं ना दराज आपको कॉम्पिटिशन है, मैं कहता हूँ नहीं, दराज मॉल मेरा कॉम्पिटिशन है। तो दराज मॉल क्या कर रहा है, वो सिर्फ ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है। ब्रांड्स, ऑफिशियल ब्रांड्स कितने होंगे पाकिस्तान में, ना होने के बराबर है ना, गिनती के है ना, गिनती के हैं, वही मेरे पास बिकते डायरेक्ट। अब मैं जब बोलूँगा ना हर छोटे शहर से भी मेरे पास सेलर आए, मेरे पास दिन की तकरीबन 100 से 150 मिनिमम 100-150 एप्लीकेशन आती है कि मुझे आपका सेलर बनना है। और मैक्सिमम जो रिजेक्शन होती है ना वो यही होती है, सर आप बहुत छोटे शहर से, आप प्राइस ही कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे हमारी। जो चीज़ मुझे यहाँ पे 25,000 की मिलती है, आप मुझे दे ही 26,000 की रहो, मैं कैसे आपसे लूँगा। मैं तो, आप सेलर इसलिए बनना चाहते हैं ना, मैं आपको ऑर्डर दूँ, मैं दे ही नहीं सकूँगा। सही, तो होता ही है कि अब ये अगर वो होता ना कि यार ब्लेंड होता कि कराची में भी अच्छे सेलर्स हैं, लाहौर में भी हैं, पिंडी में भी हैं और हर जगह हैं, तो हर जगह के सेलर्स होते हैं, उसके बाद आप उसको काउंटर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए उसको काउंटर करना बहुत मुश्किल है। प्लस इसमें कोरियर आर्म होना ज़रूरी है। फ्लिपकार्ट का अपना कोरियर आर्म है, आपको पता है बात। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि इतने बड़े बड़े दराज का है अपना कोरियर आर्म? बिल्कुल है, डेक्स। तो ये कितना मुश्किल है एक स्टोर के लिए कि अपना एक, बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है। एक पूरा नया बिजनेस है ना जो आप चला रहे हैं, नया बिजनेस है, उसके नए KPIs हैं, उसके नई हायरिंग है, उसके नए लोग हैं, नए प्रोसेस। दराज को नहीं अभी तक दे सका सेम डे डिलीवरी? फिर
उसका अपना विंग है। नहीं देखिए वही ना, अगर वो अपना विंग है वो नहीं दे पा रहा, उसका रीज़न क्या होता है कि वो भी सेलर बेस्ड मॉडल। सेलर बेस्ड मॉडल है। आप जब वेयरहाउसिंग करते हैं ना, वो आसान है डिलीवर करना। जैसे मैंने आपको पांडा मार्ट बोला, वो वेयरहाउसिंग कर रहा है, उठाया उसने दे दिया, बहुत आसान काम है यार। लिटरली ये ई कॉमर्स सबसे आसान ये वाला होता है कि स्टॉक में रखो भेज दो, लेकिन उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट वेराइटी बहुत लिमिटेड हो जाती है। आप पांडा मार्ट पे जाओ, लिमिटेड प्रोडक्ट है, सही है। आप मेरे पास आओ, 2.5 लाख प्रोडक्ट है, रखे 2.5 लाख प्रोडक्ट, पांडा मार्ट रखे अपने वेयरहाउस में रख के दिखाया, ये प्रॉब्लम है। तो ये वाला डिफरेंशिएशन है। एक चीज़ ये नहीं हो सकती कि जिस तरह अमेजोन के अंदर, अमेजोन प्राइम के अंदर जो प्रोडक्ट की लिस्ट छोटी हुई रहती है, मतलब कंपैरेटिवली जो उसके अमेजोन की प्रोडक्ट है, प्राइम की लिस्ट छोटी है, ठीक है। तो आप अगर अपनी कोई जैसे टेलीमार्ट प्राइम निकालें और प्रोडक्ट वो शो कराएंगे जो कि फ्यू लाइंस प्रोडक्ट्स हो, जो कि आपकी हॉट प्रोडक्ट्स में बिकती हैं, उनके वेयर हाउसिंग करें। अगर मैं देखो करता रहा हूँ ये चीज़, मैंने टेलीमार्ट एक्सप्रेस के नाम से एक चीज़ रखी हुई थी, सही है। अच्छा। तो ये हमने स्टार्ट इत्तेफाक से किया था कोरोना में, सही है। मेरी कैंपेन थी 23 मार्च की, जो पाकिस्तान डे कैंपेन होती है। 20 तारीख को जो है वो कैंपेन स्टार्ट हुई, 27 तक जानी थी वो, और 22 तारीख को कोरोना अनाउंस हो गया, सही है, लॉकडाउन। तो 22 मैं उस कैंपेन के लिए इत्तेफाक से मैंने ये किया हुआ था टेलीमार्ट एक्सप्रेस के लिए कि मैंने स्टॉक में रखा हुआ था टिका के सामान, मोबाइल फ़ोन्स, एक्सेसरीज, हर चीज़ भर के रखी हुई थी अपने वेयर हाउस में। तो मैंने क्या किया, एक्सप्रेस पे मैंने बोला ऑर्डर करेंगे ना 3 घंटे में मैं आपको डिलीवरी दूँ करूँगा। कराची में 3 घंटे 3 घंटे में, सही है। मैंने किस तरह मैनेज किया था, मैंने कोरियर को अपने वहाँ पर डाल लिया था। मैंने बोला भेज दो, अपने 8-10 लोग यहाँ पे बैठे रहे, ऑर्डर लगे रहते, हाथों हाथ प्रोसेसिंग हो रही थी, हाथों हाथ उनको दे रहे थे। वो एक्सप्रेस के टैग पे थे। अब हमारा होता है कि हम टेक्नोलॉजी बना लेते हैं पूरी हर चीज़ की। मेरी कोर टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी बनी हुई है पूरी की पूरी, सही है। मैं किसी भी ये शॉपिफाई यूज़ नहीं करता, लारावेल पे पूरी कस्टम टेक्नोलॉजी हम खेलते हैं उससे। फिर वो ऑर्डर प्लेस हुआ, वो एक्सप्रेस के टैग के साथ एक अलग स्टेटस पे गिर रहा था, वहाँ से हमारी टीम उसको उठा रही है, डायरेक्ट शिपमेंट क्रिएट कर रही है, ये कोरियर को दे जाओ, दे के आ जाओ। कराची में 3 घंटे में, अदर सिटीज़ में 24 घंटे में डिलीवर कर रहा था मैं। लेकिन वो कब था, जब मेरे पास स्टॉक में पड़ा था। मेरे पास स्टॉक में नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। तो फिर आपने कंटिन्यू क्यों नहीं रखा? अभी चल रहा है आपका? हम एक्सप्रेस इसको चलाते हैं ऑन एंड ऑफ। लेकिन अब होता है कि वेयर हाउसिंग जो है ना, वो ओवरहेड है प्लस पेन है। देखो मेरे पास किसी ने अमानत रखवाई है और वो अब मेरी जिम्मेदारी है। वो ऊंच नीच होती है काउंटिंग में, अल्लाह ना करे कोई और इशू होता है, जल जाता है, टूट जाता है, कुछ भी होता है, वो अब सब मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं क्या कोशिश करूँगा, बहुत ज़्यादा ना करूँ। अब हम एक्सप्रेस को रीवैम्प करके लॉन्च करने जा रहे हैं, लाना चाहता हूँ। अच्छा, सही है। उसमें आपको दिखेगा कि मैं वेयर हाउसिंग स्पेस, ऐसी बात है मेरे लिए उसके लिए चाहिए, मैं उसको बड़ा कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ कि यार प्रोडक्ट मेरे पास पड़ा हुआ हो और मैं उसको जल्द से जल्द शिप करूँ, क्योंकि देखिए लोगों को चाहिए। मैं आपको ना अपने इसमें एक पेन बताता हूँ, जो कि आप एक ऑनर हैं मार्केट प्लेस के, पर्सनली ना लीजिएगा, लेकिन मैंने यूएस से प्रोडक्ट मंगवाया, DHL से आया, वो कस्टम में नहीं फंसा, अल्लाह को शुक्र है। उस टाइम 2 साल पुरानी बात है, 3-4 दिन के अंदर मेरे पास आ गया। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, एक वेबसाइट का नाम नहीं लूँगा, वहाँ से मार्केट प्लेस से 7 दिन बाद वो मसला आया। फिर 8वें दिन 9वें दिन वो प्रोडक्ट मुझे मिला। मैंने कहा यार एक यूएस से प्रोडक्ट आ गया 4 दिन में मेरे पास, ये पाकिस्तान में 7-8 दिन ले रहे हैं एक प्रोडक्ट का, क्या करेंगे? क्या ये मैं आपको रीज़न दे देता हूँ। देखें यूएस में जो सेलर लेवल है, सही है, जो उनकी मेंटालिटी है बहुत डिफरेंट है, सेंसिबल सेलर्स हैं, पाकिस्तान में नहीं है। प्लस वहाँ पे जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं वो डोमिनेंट नेचर की हैं, वो उस पोजीशन पे हैं कि वो डोमिनेट करती हैं सेलर को। अमेजोन कहे ना तुम्हारा सेलर अकाउंट बंद कर दूंगा और तुमने ये किया तो वो बोलेगा कभी नहीं होगी गलती, तुम देखो कैसा करूंगा मैं, तो अच्छा काम करूंगा। करते हैं ना पाकिस्तानी सेलर्स भी कितने अच्छे हैं अमेजोन पे, है ना। वो गलती नहीं करते, वो डिले नहीं करते, वो कुछ नहीं करते। कस्टमर को गलती वो खराब मिल गया, दूसरा नया भेज देंगे और आइंदा बोलेंगे भाई अच्छा फीडबैक दे, अच्छा दे दे, क्योंकि वहाँ पे वो डोमिनेट करता है ई कॉमर्स, वहाँ मार्केट प्लेस डोमिनेट करती है। पाकिस्तान में कर सकता है कोई? अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि जो आपने एक सर्विस लॉन्च की थी इंस्टॉलमेंट की विदाउट शनाख्ती कार्ड, जो एक बहुत बड़ा क्या रिस्क एक ले रहे थे एज अ मार्केट प्लेस, उसका क्या हुआ? यार पहले तो उसका मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि वो सर्विस थी क्या, किस तरह बनी थी। टेलीमार्ट जो है एक बाहर के एक बड़े ब्रांड के साथ हमने कोलैबोरेट किया, हमने एक एक्सक्लूसिव राइट लिया फॉर एक टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी गूगल की टेक्नोलॉजी है, वो करती है कि वो स्मार्टफोन लॉकिंग डिवाइस है, टेक्नोलॉजी है सही। वो टेक्नोलॉजी आप किसी भी फ़ोन में डाल दें, आप उसके फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने बोला यार बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, हम पाकिस्तान में उसको एक्सक्लूसिव राइट्स लिए हमने। हम पाकिस्तान के बड़े बैंक्स के पास गए, हमने बोला यार ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम चाहते हैं कि लोगों को फ़ोन लैंड करें, आप पैसे दें, ठीक है, आप पैसे अपने फंसाएँ जो आपको तरीक़ेकार है लैंड करने का,
उस पर जो आपने प्रोसेसिंग फ़ी है, जो भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हैं, आप ऊपर ले लें। हम इस टेक्नोलॉजी को, जो भी फ़ोन बेचेंगे ना, अगर इसके थ्रू, आपके उसके थ्रू, तो हम उस फ़ोन में वो टेक्नोलॉजी डाल देंगे। और वो टेक्नोलॉजी करती क्या है कि वो टेक्नोलॉजी आपके, फॉर एग्जांपल एक XYZ बैंक है, उसने लैंड किया, उस XYZ बैंक के पास एक डैशबोर्ड होगा, उस पर वो सारी डिवाइसेस आ रही होंगी। अब वो डिवाइस, फॉर एग्जांपल हुमैज़ ने फ़ोन लिया, वहाँ पे आया हुआ है कि भाई 1 तारीख को इसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, एक X% आपने 20% ऊपर ले लिया था फ्रंट, फिर आपने बोला यार मैं वो लेता रहूँगा। आप वहाँ टेक्नोलॉजी में डाल के फिट कर देते हैं कि यार हुमैज़ जो है वो फॉर एग्जांपल पंजाब से, पंजाबी है, इसको पंजाबी में नोटिफिकेशन आनी चाहिए 30 तारीख को कि भाई 1 तारीख को पैसे देने तुम्हें। सही है, 1 तारीख को वो अगर नहीं देता पैसे, सही है, उसका भी ऑनलाइन तरीक़ाकार है पेमेंट करने का। आप अपने बैंक अकाउंट आपका खुलता है एक बैंक, उसमें आप पैसे डाल देते हैं। अच्छा, सही है, उसमें आपने बोला यार 1 तारीख को पैसे नहीं दिए, 2 तारीख को भी नोटिफिकेशन दे देना है, 3 को भी अगर उसने पैसे नहीं दिए ना, तो नोटिफिकेशन के साथ एक पॉपअप विंडो भी खोल देना कि भाई ये वीडियो बेस्ड है, आपको देना ही है। इसके बाद आपने बोला 4 तारीख को नहीं आता ना, तो एक काम करना, इसका कैमरा बंद कर देना। तो आपके पास ऐप लेवल कंट्रोल है उस फाइनेंशियर के पास, ऐप लेवल कंट्रोल, डेटा कंट्रोल नहीं तो है। ये कंट्रोल आप कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं? बैंक करेगा जिसने लैंड किया है। सही है, मैंने तो डिवाइस बेची है, ठीक है, सही है, बैंक ने पैसे लैंड किए तो बैंक की अब जिम्मेदारी है। बैंक ने मुझे तो सेटल कर दिया हाथों हाथ, अपने पैसे वो रिसीव करता रहेगा। तो हमने बोला कि भाई आपके पास है राइट, अब आप उसकी कभी ऐप बंद कर दें, कभी कुछ बंद कर दें। आपने बोला 6 तारीख तक भी पेमेंट नहीं आया ना, उसका पूरी डिवाइस लॉक कर देना। अब वो डिवाइस जब लॉक हुई ना, और गूगल की टेक्नोलॉजी है, तो कोई भी माइक हलाल उसको खोल नहीं सकता। सिर्फ एंड्रॉइड के लिए वो एंड्रॉइड ओनली है, सही है, क्योंकि गूगल की टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ओनली है। तो हम ये टेक्नोलॉजी लेके आए, हमने बोला यार अब हम बैंक्स के पास गए। पहले तो समझाना बहुत बड़ा पेन है पाकिस्तान में बैंक्स को खासकर, क्योंकि एक हायरार्की इतनी डेप्थ है, जो आपकी हायरार्की की बात करें ना, इतनी बड़ी हायरार्की है कि आप परेशान हो जाएंगे। एक दिन में तो कोई काम ही नहीं होता। नहीं, आप किसी से भी बात कर लें, बड़े से बड़ी पोजीशन वो मैं करते हैं, बताते हैं, ईमेल पे जवाब नहीं आएंगे, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड हद से ज़्यादा है। तो ये हम सबके पास गए, फिर एक बैंक ने हाथ रखा, इसने बोला यार हम कर देंगे। हमने उनके साथ मिल के ये एक हमारे पूरे कोर टेक्नोलॉजी में एक नई टेक्नोलॉजी बनाई, जहाँ पे कस्टमर आके अप्लाई करता है, वहाँ पे इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर बना हुआ है, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, वो डैशबोर्ड्स बने हुए हैं, बैंक को डैशबोर्ड्स दे दिए बना के कि वहाँ से जाके आपने चेंज करने इसके स्टेटस, हर चीज़ हो गई। वी वेंट लाइव। हमने तकरीबन कुछ 6000 इस तरह की क्वेरीज हमारे पास आई, हमने बैंक को दी, बैंक ने उसको करना शुरू किया, प्रोसेस किया, माशाल्लाह बहुत सारे ऑर्डर्स भी किए हमने, सही। लेकिन इसके बाद एक टाइम पे आके वो बैंक चोक हो गया, जहाँ बैंक ने बोला कि यार हम और लेंड नहीं कर सकते। अच्छा, सही है, हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है बैंक की, हमारे प्रेसिडेंट ने भी रिज़ाइन कर दिया, ये हो गया वो गया, वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी। तो हमने उसको डे एंड पे हमें स्टॉप करना पड़ा, वरना वो आज भी जैसी बात है, हमारे पास चीज़ें रेडी हैं, हम और कुछ फाइनेंशियर से बात कर रहे हैं कि हम इसको वापस रीलॉन्च करेंगे। उसमें कैच यही था कि भाई तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास NIC होना चाहिए। बैंक अकाउंट नहीं है कोई मसला नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपसे NIC है ना, हम आपको लेंड करेंगे। सही, उसमें जाहिर सी बात है बैंक ने हमें बोला था, बैंक ने बोला हम 1.5 लाख तक का फ़ोन लेंड करेंगे, विच इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि देखिए ये लेंडिंग होती किसको है ये वाले सिनेरियो में, कि हम चाह ये रहते कि अब जैसे पहले भी हमारी बात हुई, तो मैं ये बोला था कि हमारे पास स्मार्टफोन पेनिट्रेशन मुल्क में नहीं है। उस स्मार्टफोन पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए टेलीमार्ट अपना रोल प्ले करने आया था कि यार बाकी तो कोई आगे नहीं बढ़ रहा, हम टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, हम चाहते हैं कि लोग, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन जाए। तो अब जब जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, जाहिर सी बात है वो एक लोअर मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, वो 1.5 लाख से ऊपर का क्या ही फ़ोन ले लेगा यार। सही, वो 20, 30, 40, 50 हज़ार का फ़ोन लेगा। किस भी तो देनी है उसकी, किस भी तो देनी है, वही ना। तो वो उतना उस तरह का फ़ोन उसको लैंड किया जा रहा था, वो 50,000 की अगर वो फ़ोन ले रहा है, बैंक ने उसकी अगर एप्लीकेशन अप्रूव किया, और छोटा सा एक एप्लीकेशन फॉर्म था, कोई इसमें लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं पूछ रहे थे, कोई हम आपके जो है यूटिलिटी बिल नहीं ले रहे थे, पोस्ट डेटेड चेक कुछ नहीं ले रहे थे, और बहुत अच्छे खासे हमने ऑर्डर्स किए, माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। वो इत्तेफाक से बैंक का सिनेरियो ऐसा हो गया कि हमें उसको थोड़ा सा टेक डाउन करना पड़ा, लेकिन इंशाल्लाह ताला वापस फाइनेंशियर से बात करिए, इंशाल्लाह विल बी बैक विद द बैंक। जो आपके डिवाइसेस बिकी थी वो चल रही हैं उस तरह? हाँ हाँ, परफेक्ट चल, लोग किसने दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, कोई इसके अंदर इश्यूज आए? कोई इशू नहीं, क्योंकि देखिए जो डिवाइस, जो टेक्नोलॉजी है ना, जिस पार्टनर के थ्रू हमने ली, वो इंडिया में भी काम करता है। इंडिया में तकरीबन 12 मिलियन डिवाइसें हैं जो उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं। अच्छा, एक नंबर। तो वो 12 मिलियन डिवाइस हैं, चली हुई टेक्नोलॉजी, काम की है, गूगल की टेक्नोलॉजी है। कोई लेकिन एक बंदे के पास उसके अंदर अगर किस जर्नी के लिए पैसे ही नहीं है, आप उसकी डिवाइस बंद कर देते हैं, वो कह रहे हैं कर दो। हाँ, देखिए इस केस में क्या होगा? ये रेयर होता है, ये रेयर होता है, क्योंकि अगले के तो पैसे फंसे हुए भी थे डिवाइस में,
उसने डिवाइस के पैसे भी तो दिए हैं। आज अगर फॉर एग्जांपल उसने 4 किस्तें या 6 किस्तें भर दी, सही है, तो 20% उसने अपफ्रंट दिया था, बाकी किस्तें अगर मिला लें तो 60% पैसे अगर वो दे चुका है किसी डिवाइस के, वो चाहेगा कि 60% पैसे मेरे ज़ाया हो जाएं? वो नहीं चाहेगा। सही है, वो चाहेगा यार किसी तरह खुल जाए मनुष्य, तो ये मैं चलाता रहूँगा यार। तो वो क्योंकि और वो कहीं बेच भी नहीं पाएगा वो डिवाइस, कहीं नहीं बिकने वाली, क्योंकि लॉक है वो डिवाइस। और वो जैसे ही खोलेगा ऑन भी करेगा, ऊपर लिखा हुआ आएगा कि डिवाइस लॉक है, और उसका ये रीज़न है कि डिफ़ॉल्ट किया कस्टमर। तो आपके ऊपर। अच्छा, एक चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी कि जिस तरह यूएस के अंदर होता है, मेरे ख्याल से इंडिया में भी होता है कि मोबाइल फ़ोन्स को कनेक्ट कर देते हैं नेटवर्क के साथ। यू फ़ोन है, जैज़ है, नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देते हैं कि भाई आपने एक फ़ोन लिया, इतने पैसे दिए आपने अपफ्रंट, ये लिया, अब आपका ये आपने पैकेजेस ले लिए, इतने साल ये फ़ोन चलेगा और फ़ोन भी फ्री है साथ आपका, और अपने पैसे भी दे दिए। इस टाइप की चीज़ नहीं हो सकती पाकिस्तान में? देखिए, ये टेलको उसको करना पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं ना मोबाइल पेनिट्रेशन, तो इसी तरह हुई है यूएस के अंदर भी, इंडिया में भी इस तरह हुई है, दुनिया में इसी तरह होती है कि टेलकोस स्टेप इन करते हैं, टेलकोस कहते हैं हम करेंगे। इंडिया में हमारे पाकिस्तान में टेलकोस डरते हैं, सही है, वो इस छोटे से स्टेप को भी लेने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ आप हल्के हल्के करके स्टार्ट करें, आप ना दें, आप अपने प्रीमियम कस्टमर्स को देना शुरू करें जिनकी स्पेंडिंग, क्योंकि देखें टेलकोस जो होते हैं ना, उनके पास जो डेटा है ना, वो किसी के पास नहीं होता। उसको पता है कि भाई अहमद जो है ना, उसकी कौन सी सिम है, कब कब यूज़ करता है, कितना यूज़ करता है, महीने का कितना बैलेंस खर्च करता है, उसकी डिवाइस कौन सी है, डिवाइस का मॉडल कौन सा है, उसको सब पता है। अगर एक बंदा महीने के 5,000 रुपये सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे इस पर खर्च कर रहा है अपने टेलको के साथ, विच मीन्स इसका कितने पैसे होंगे इसके पास, सही है, इसका मतलब महीना वो 2 लाख रुपए तो कमाता होगा ना, 5,000 इधर खर्च कर रहा है, तो वो आपकी हर चीज़ आपको पता होती है। आपको पता है 2 लाख अगर कमा रहा है, इसका मतलब ये इसको लाख रुपए का फ़ोन बेचूँ तो खरीद तो लेगा नहीं है। तो इस तरह से उनकी कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है। वो अपने प्रीमियम कस्टमर से आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस उनको इस तरह की अगर टेक्नोलॉजी, हमने यही बेचा था, हमने बोला ये टेक्नोलॉजी, हम टेलकोस के पास भी गए कि टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करना चाहते हैं आप करें इस टेक्नोलॉजी को यूज़। टेक्नोलॉजी हमारी है, कस्टमर बेस आपका है, फ़ोन हम आपको दे देंगे, कोई टेंशन नहीं करेंगे हम। लेकिन कितनी दफ़ा ये वही जो हायरार्की का इशू है वो समझने को तैयार नहीं है। कितने लोगों को ऐसा लगता है हम चांद की बातें कर रहे हैं। असल में एक मसला ये भी है ना, जो टेलकोस के जो हेड्स हैं बैठे हैं, बेबी बूमर्स हैं, वो ओल्ड हैं, पुराने स्कूल के हैं, ये भी इशू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि देखें, अगर आपके हेड जो हैं वो बुजुर्ग हैं, कुछ भी हैं, जो नीचे वाले लोग हैं वो तो जवान है ना, आप किसी तरह तो अकोमोडेट कर सकते हैं आप, क्योंकि देखिए हम सेंस वाली बात कर रहे हैं, सही है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो बिल्कुल ही बाउंसर है, सही है, आपको आप समझ नहीं आ रहा, आपने डक करना शुरू कर दिया मेरी बातों को, तो मैं आपको मिड विकेट पे खिला रहा हूँ, मिड विकेट पे खेले ना, आप बात तो करें मुझसे, मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूँ उसको बैक कर रहा हूँ किसी ना किसी चीज़ के साथ। और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, गूगल की टेक्नोलॉजी, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं आपके साथ, मैं ये थोड़ी कह रहा कि मैंने अहमद ने टेक्नोलॉजी बनाई है, से मैं यूँ कर लूँगा, मैं गूगल की टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ, मैं एक्सक्लूसिव पार्टनर हूँ, कोई दुनिया में आपको पार्टनर नहीं मिलेगा यहाँ पे पाकिस्तान में, मैं ही हूँ, तो कर लो यार मेरे साथ काम। तो लेकिन क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी का शायद इशू है, या टाइम के साथ साथ उनको चीज़ें समझ आएंगी। वी हैव बीन ट्राइंग, शायद हो जाए। प्लस इसका मतलब रिस्क भी बहुत ज़्यादा है ना उनका, आप जिस तरह डर कह रहे हैं, डरने रिस्क ही है ना पैसों का, इतना पैसा वो फंसा दें अपना। देखिए वही तो एक साथ पूरा लॉन्च करने का नहीं होता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैज़ है, यूफोन है, टेलीनॉर है, इनके कितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, है ना, मैं टेलीनॉर का कॉर्पोरेट क्लाइंट हूँ, मुझे पिच कर लेते वो कि आप मुझसे फ़ोन खरीदेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, चीज़ों के लिए, जो भी होगा हम आपको चार्ज करेंगे, वो डिफ़ॉल्ट करता है तो वहाँ कहीं तो करें, स्टार्ट तो करेंगे ना। अब सिर्फ कंपनी का वो डेटा निकाल लेंगे ना ये टेलीनॉर वाले और ये जैज़ वाले, तो जैज़ के पास मैं कहता हूँ कम से कम जो है वो 50,000 भी नहीं, मैं कहता हूँ लाख से ऊपर लोग होंगे जो इसके उस पे होंगे, पेरोल पे, सही है, जो इस तरह कंपनी में काम कर रहे हैं, और ये हर जगह चल रही है, छोटे बड़े शहर में हर जगह और एक इंजेक्शन इसमें जाएगा और सबके पास। और उनकी सिम की पेमेंट कौन करता है? कंपनी करती है, सही है, तो आपके पैसे डिफॉल्ट भी नहीं होंगे, आपके पैसे अपनी जगह खड़े हुए हैं। आपने बोला अपने एम्प्लॉइज को ऑफर करें आप फोन, ये तो बड़ा इतना इजी सोल्यूशन है, इनको समझ नहीं आ रहा। इजी है, देखिए वो सेंस बना रहा है ना, वो नहीं कर रहे। फिर हम एक बंदे के पास गए, उन्होंने हाँ बोला, हमारी उनका एग्रीमेंट साइन हुआ। वो पेरोल डिस्बर्समेंट कंपनी है, पेरोल डिस्बर्स करती है, 1.5 लाख से ऊपर कंपनियों के एम्प्लॉइज हैं इनके पास। अच्छा, 1.5 लाख एम्प्लॉइज हैं, पता नहीं काफ़ी सारे हज़ारों कंपनी हैं उनके पास। तो जिसका हम उसके पास गए, हमने क्या बोला, यार ये टेक्नोलॉजी है, लोगों को फ़ोन भी ऑफर करो। तो उन्होंने बोला कैसे? हमने बोला जिनके पेरोल आप दे रहे हो, पैसे आपको ही तो देने हैं, काट लेना उसमें से। उन्होंने बोला बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। हमने बोला लाइव, हम उनके साइन कर दिया, अब लाइव जाना है इंशाल्लाह थोड़े दिन में। तो हम वो इस तरह प्लान करते हैं। अब हम कराची के कुछ स्टोर हैं, सुरमा वाला है, दूसरे तीसरे, हम उनके पास गए,
हमने बोला यार आपने गुंडे मवाली पाल के रखे हुए हैं यार, रिकवरी के लिए एजेंट बनाए हुए हैं, मैं टेक्नोलॉजी दे देता हूँ, कॉस्ट जीरो हो जाएगी, टेक्नोलॉजी लगाओ, बेचना शुरू कर दो। अब उनमें से कुछ लोगों को समझ आ गई फॉरन, वो एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, आई थिंक उसको ऑनबोर्ड कर रहे हैं। ऑनबोर्ड कर रहे हैं, ये जो आप टेक्नोलॉजी लाए हैं ना गूगल की, वन ऑफ द वर्ल्ड यार, ये मजाक नहीं है। तो ये आई थिंक इट कैन ब्रेक द आइस, और जो कहते हैं ना उसको, वो क्वेश्चन जो है ना हमारा स्मार्टफोन पेनिट्रेशन काम, उसको पूरा कर पाएंगे किसी तरह इंशाल्लाह। और इसी तरह होगा, अगर बंदे रखने रिकवरी के लिए, वो तो फिर छोड़े यार, नहीं है, वो स्केलेबल बिजनेस नहीं है ना। जहाँ मैं कहता हूँ जहाँ इंसान का बच्चा आता है ना, वो स्केलेबल बिजनेस नहीं होता। टेक्नोलॉजी जो है ना वो आपको स्केल करना आसान कर देती है। अब जब टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट डालो, और टेक्नोलॉजी उसको पता है डालना कितना आसान है कि आप कस्टमर को जो फ़ोन बेच रहे हैं ना, आप खोलें, वहाँ QR कोड लगाए, स्कैन करें, ख़त्म। अच्छा, सिर्फ स्कैन करना है, फिर कोई ऐप इंस्टॉल नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, बस उसमें खुद ही वो उसके कोर में डल गया, उसको एंड्रॉयड में डल गया। और जैसे ही वो जिस दिन वहाँ सिस्टम पे वो आ भी गई वो डिवाइस, जैसे ही उसने सिस्टम से वहाँ से डिलीट की ना कि भाई 12 महीने हो गए या 6 महीने की इंस्टॉलमेंट है, को डिलीट कर देना, उसके बाद पेमेंट आ जाए, तो वहाँ से डिलीट हो गई आपकी, वो जो है अनलॉक हो चुकी, ऐप डिलीट हो चुकी, सब कुछ हो चुका, अब फ़ोन आपका। इतना ईजी है, पूरा सिस्टम काम कर रहा है, इंसान का बच्चा ही नहीं कर रहा कोई काम। ज़बरदस्त। इंडिया में जो जोश ने काम किया इंडिया के अंदर, वो तो बहुत ज़्यादा जालिम किया है कि फ्री इंटरनेट दे के जो है ना सब कुछ उन्होंने पेनिट्रेशन, तरीका यही होता है। देखें हर किसी को ये करना पड़ेगा, तो बर्बाद कर सकते उनकी टेलीकॉम इंडस्ट्री को। तो उसने देखें उसने क्या किया, उसका मार्केट शेयर कितना बड़ा हो जाएगा आप सोचा। हर बंदा बोलेगा ना मैं भी जियो ले लेता हूँ, मैं भी जियो ले लेता हूँ, बस तो हर बंदा जियो के पीछे भागा और उसका काम हो गया। और प्लस उसके बाद ही देख लेना ई कॉमर्स मार्केट उनकी बड़ी, हर चीज़ बढ़ा है, साथ साथ जो चीज़ अटैच है वो बढ़ेगी ना साथ साथ। जाहिर है, देखिए इंटरनेट बढ़ेगा, हर चीज़ सही हो जाएगी, हर चीज़ सही हमारे मसले वही चल रहा है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट होगा तो हम जैसे लोग सर्वाइव करेंगे, आएंगे बात आएंगे। दूसरा यही भी है ना कि जब इस तरह पेनिट्रेशन जब हो जाएगा, फिर 3G 4G गाँव में भी चलेगा। अब तो 4G गाँव में नहीं चलता ना, वो तो 2G आ जाए। गाँव में नहीं छोड़े, मैं कहता हूँ अभी आपके यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे नहीं चलता कहीं भी। कराची मिड में नहीं चलता। मैं अभी रास्ते में आपके यहाँ पे आते हुए, इस्लामाबाद में ही आते हुए आपके यहाँ पे फ़ोन पे बात करता हुआ आ रहा था, तो 4 से 5 दफ़ा इंटरनेट सिग्नल बिल्कुल चले गए, कॉल ड्रॉप हो गई। सही है। तो मैं इस्लामाबाद कैपिटल सिटी की बात कर रहा हूँ, सही है, जिस पे इतना खर्चा हुआ है जिस शहर पे। कराची में तो मैं कहता हूँ नहीं हुआ चले खर्चा फिर, सही है, लेकिन कराची में भी आप सेंटर ऑफ द सिटी होंगे, अचानक सिग्नल नहीं आ रहे होंगे, नहीं आ रहे। अब जब सिग्नल नहीं आ रहे आप क्या करेंगे, क्या काम होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है, कोई ऐसे मेजर दिन होते हैं ना जहाँ हमें लगता है यार लोग घर बैठे हुए शॉपिंग करेंगे, उस दिन आप बोलते हैं यार ये इसका दिन है, ये इसका दिन है, ये इसका दिन है, इंटरनेट बंद कर दो सुबह से। यार बस कुछ लोग आए थे हमारी हुकूमत में, उन्होंने कहा यार ये खुद कुछ हमले होते हैं। क्या रहमान मलिक ने क्या, ठीक है, ये मैं कहता हूँ इसको तो हम दिन और रात दुआएं देते हैं। ये कोई काम है करने का, सही है कि आप किसी भी इंसिडेंट पे आके इंटरनेट बंद कर दें, ये तो सांस रोकने वाली बात है यार किसी की। मैं कहता हूँ लानत भेजे, मेरा टेक बिजनेस है यार, मेरा नॉर्मल बिजनेस हो, मैं इंसान हूँ डे एंड पे यार, मुझे इंटरनेट चाहिए, मेरी नीड है वो। आप कैसे बंद कर सकते हैं, मोबाइल फोन कनेक्शन बंद कर देते हैं आप डायरेक्ट उठा के यार, इंटरनेट छोड़े, हाँ मोबाइल ही बंद, हर चीज़ खत्म। आप मोबाइल बंद कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे आप बताएं। एक तरफ हम लड़ रहे होते हैं कि यार ये चाहिए, वहाँ पे इंटरनेट ही नहीं चलेगा, फ़ोन ही नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे। मैं लिटरली देखा है लोगों को सफ़र करते हुए कि वो एम्बुलेंसों में, लोग रोडों पे मर रहे हैं कि किसी को हम फ़ोन कर सकें, मोबाइल ही नहीं चल रहा। ये वाला एंड भी देखिए ना उसको यार, हम खुद कुछ हमलों की वजह से उन्होंने मोबाइल ही बंद कर दिया, लेकिन उसकी वजह से कितने लोग देखिए हम ये कहते हैं कि हमारे इदारे सबसे बेस्ट हैं, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं हर चीज़ का सोल्यूशन एक है, दो हैं। अच्छा, एक मोबाइल फ़ोन बंद कर दो, एक डबल सवारी पे पाबंदी लगा दो यार। अब मैं कराची में रहूँ सारी ज़िंदगी, शुरू में 15 साल, ये दो ही बंद होते हैं ना, सही है। और कभी डबल सवारी पे बंदी, कभी बाइक पे पाबंदी, कभी किसी पे पाबंदी। डबल सवारी पे पाबंदी कर दो और मोबाइल फ़ोन बंद कर दो, ये सिक्योरिटी का बेस्ट तरीक़ाकार है। सिक्योरिटी ये होती है जब सारी चीज़ें खुली और आप अच्छा काम करें और इसके बाद भी कुछ ना हो, वो सिक्योरिटी होती है। दुनिया में कहाँ देखिए, हर जगह टेररिस्ट अटैक होते हैं, हर जगह पे मसले मसाइल होते हैं, ये चीज़ें नहीं होती करने की जो आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है। आपको पता है इतना बड़ा डेटा लॉस है यार। अभी कोरोना के अंदर जो चीज़ें बंद हुई थी, लोग कह रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, फलाना ढिमकाना हुआ है, लेकिन जो जितना तबाह कराची की वजह में जो भी रिटेल है सब कुछ बंद था। कितने लोगों का रोजगार गया, चीज़ें गई हैं, तो जब बंद होने से कितना नुकसान होता है वो तो कोविड ने बताया हमें यार। ऐसे ही है। तो देखिए कोई भी चीज़ आप रोकेंगे कोविड से ना मरे, भूखे मर जाए लोग। हाँ तो हुआ ना, लोगों ने हुआ, और इसके बाद हुआ क्या, कराची में तो खैर हर चीज़ चल जाती है, अल्लाह माफ़ करे, या फिर इन शहरों में कम होता है। कराची में तो पर दुकान रेट बंधा हुआ था कि पर दुकान क्या बोले, भाई आपका इदारा ही था, सही है, पुलिस फोर्स थी कि भाई आप आए हैं, मैं पे इतने पर दुकान 500 रुपये दिन के दें, दुकान खुली रखें, कोई टेंशन नहीं आपको। देखिए ना यार,
सही है। अब वो हुआ क्या, जो बेचारे ईमानदार लोग थे वो मर गए, हाँ वो मर गए, जो रिश्वतें दे रहे थे वो जिंदा थे। तो खैर मसले मसाइल होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा ये होता है कि यार आप किसी भी बिजनेस को ऐसे हॉल्ट पे लेके नहीं जा सकते अचानक से कि बाय फोर्स। अभी आपके मुल्क में एक सिनेरियो हुआ था कुछ महीने पहले, 11 से 12 दिन से इंटरनेट नहीं चला, ऐसे फ़ोन नहीं चला, 11 से 12 दिन। आप सोच नहीं सकते मेरी सेल कितनी हर्ट हुई होगी। मेरे पास तो कस्टमर ही नहीं आ पा रहा, मैं तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा कि हम कुछ कर सकें मनुष्य, क्या करें। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Amazon प्राइम की, यहाँ पे 12 दिन नेट ही बंद है, तो फिर क्या करेंगे। जब 12 दिन इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो ये आपको लगता है फूड पांडा खाना भी नहीं मंगा सकते आप, नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था, क्योंकि इसके राइडर तो चलते फ़ोन, स्मार्टफोन उस पर इंटरनेट पे, और सब चीज़ें बंद, उनकी सेल्स। तो आप हाईटेक हो ही नहीं सकते जब आप ये इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इश्यूज हैं उनसे ना निकले। ये पेटी इश्यूज में हम घुसे हुए हैं, लिटरली पेटी इश्यूज में घुसे हुए हैं, जिसकी वजह से हम जैसे प्लेयर्स जो है ना, हमें दिख रहा होता है हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, फिर हम कहते हैं रहते भी तो पाकिस्तान में कैसे करेंगे, आँख खुल जाती रियलिटी। हम कहते हैं ये नहीं कर सकते यार। साल में 3-4 बार तो वेल आ जाती है इंटरनेट को तबाह करने के लिए। शार्क है हमारी, शार्क का मसला हल नहीं हो रहा अभी तक, वो नहीं हो रहा, और दुनिया में नहीं खाती, आपको कमाल नहीं है, दुनिया में शार्क नहीं खाती, और अगर खाती होगी तो वो बैकअप प्लान रखते होंगे। सही है, कुछ तो होता है यार, ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है यार कि तार खुला पानी में घूम रहा है यार, आए शार्क ने आके काट लिया और इंटरनेट चला गया। पहली बार सुना ना, शुरू में बच्चे थे, हमने कहा था यार काम कर रहे हैं, इंटरनेट बंद हो गया, शार्क किधर आ गई, शार्क खा गई, क्या शार्क तार खा गई, उसे कुछ नहीं मिला और उसने तार खा ली, और फिर अंडरग्राउंड पानी में है तो फिर टाइम लगता है उसको रिपेयर करने में। तो इस तरह नहीं, दुनिया में इस तरह नहीं होता। दुनिया में अब वो आप देखें ना, इलॉन मस्क ने जो कंपनी बनाई हुई है, सही स्टारलिंक है, तो स्टारलिंक वो सैटेलाइट इंटरनेट दे रहा है, हम यहाँ पानी में तारों में पड़े। मेरे ख्याल से वो उसने सुनी थी खबर, पाकिस्तान में भी आ जाएगा मेरे ख्याल से वो, तो बेहतर। मैंने अप्लाई तो किया हुआ देखें, हाँ लेकिन सुना है कि कुछ पॉलिटिशियन उसके खिलाफ में पड़ा, आने नहीं देंगे उसको, जिनके अपने यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शंस चल रहे होंगे, चीज़ें चल रही होंगी, वो कभी भी नहीं चाहेंगे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बड़े बड़े जाइंट्स हैं वो, बड़ा पैसा है तो वो ये देखिए, वो इस तरह की लॉबीज बनी होती हैं, तो इस तरह के लॉबीज होंगे तो आप करीम लोगों को अच्छा नहीं लगता था, रिक्शे वालों को, टैक्सी वालों को, कार्टेल बना हुआ था, कार्टेल बना, तो उन्होंने बोला उसको नहीं आने देंगे, इसको ग्रो नहीं करने देंगे, तो इस तरह के इश्यूज आते हैं, बहुत ज़्यादा इशू है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं इसमें सोच रहा था, जो कि हम फेसबुक को कहते हैं कि भाई यार डेटा लीक कर दिया आपने, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। आप भी एक मार्केट प्लेस हैं, मिलियंस की ट्रैफिक आती है आपके पास, क्या आपके पास जो डेटा कस्टमर का है वो सिक्योर है, या आप भी बेचते हैं मार्केटिंग वालों को? नहीं यार, ये देखो अच्छा धंधा ये वाला, डेटा बेच के पैसे बनाने वाला, सही है, सबसे सेफ धंधा है। हाँ, वो उसमें लोग डेटा बेचते हैं, अपने ईमेल एड्रेसेस बेचते हैं, दूसरी चीज़ें बेचते हैं, ट्रेंड बेचते हैं कि यार कस्टमर क्या खरीदता है क्या नहीं खरीदता, इस तरह की चीज़ें बिकती हैं। पाकिस्तान में सच्ची बात है किसी को डेटा की समझ ही नहीं है, सही है, तो इससे कस्टमर को खुश होना चाहिए। ये किसी कंपनी में इतना सेंस ही नहीं है कि वो डेटा खरीदे भी, सही है, हाँ नहीं, कोई नहीं खरीद रहा डेटा, उसको पता ही नहीं है ये भी कोई चीज़ दुनिया में हो रही है, सही है। वेयरएज़ फेसबुक वगैरह जो चीज़ें, देखिए प्राइवेसी हमारे केस में बहुत ज़्यादा होती है। मैं एज अ कंपनी, मैंने अभी एक टाइम पे 2021 में अपनी टेक्नोलॉजी चेंज की थी। मैं PHP कोऑर्डिनेटर पे था, फिर मैं लारावेल पे गया। क्या वजह थी? सही, स्केलेबल टेक्नोलॉजी है लारावेल, और दुनिया की सबसे टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी है, बाकी सारे बहुत अच्छा है, सही है, लाइट है टेक्नोलॉजी एंड कोऑर्डिनेटर पे जो 1.5 पेज में कोड लिख रहे हो, यहाँ पे 4 लाइनों में लिख रहे थे, सही वो वाली चीज़ है, तो बड़े स्ट्रक्चर्ड है हर चीज़ है। तो हमने बोला हम इस पे जाते हैं, फिर हमने पूरा जीरो से क्रिएट की वापस, सही है, और फिर वो सोचें वही अचीव करनी थी 2021 वाली टेक्नोलॉजी इतने ज़माने की, तो बड़ा ज़माना लगा उसको बनाने में। तो प्राइवेसी भी मैं आपको ये बता रहा था कि जो कस्टमर अकाउंट्स थे ना मेरे, ये अब मैं कस्टमर अकाउंट में, सही है, मैं कस्टमर की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह कुछ भी सेव नहीं करा था, क्योंकि मैं उसके लिए वो नहीं हूँ, अपना लाइसेंस होल्डर नहीं हूँ। तो क्रेडिट कार्ड जो से पेमेंट होती है वो किस तरह होती है? वो गेटवे पे जाके होती है, मेरे पास नहीं आती, सही है। वो गेटवे जो है ना, मुझे सिर्फ उसके आखिरी के कैरेक्टर्स वो देता है, पूरी डिटेल्स नहीं देता। अब जो कस्टमर का बाकी क्या बचा, नाम, नंबर, शनाख्ती, वो उसका ईमेल एड्रेस, उसका एड्रेस, ये बचा, सही है, जो कि एज सच कोई प्राइवेसी कंसर्न नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं क्या करता हूँ कि हमने जब ट्रांसफ़र भी कर रहे थे ना, तो हमने सारे कस्टमर को जब लॉगिन करने आते थे ना, तो वहाँ लिखा आ रहा था कि अगर आप ओल्ड कस्टमर हैं टेलीमार्ट के, तो अपना पासवर्ड रीसेट कर लें। उसका रीज़न क्या था कि मैं उसके पासवर्ड मेरे पास है ही नहीं, इंक्रिप्टेड होते हैं। तो जब इंक्रिप्टेड है तो मैं डेटाबेस तो मूव कर दिया, ईमेल एड्रेस मूव कर दिया, ना उसका पासवर्ड ना कुछ, मैं मूव ही नहीं कर पाया। तो मैंने पुराने डेटाबेस को लिंक किया हुआ था कि भाई जैसे ही नया ये पासवर्ड अब बना लो आप,
अकाउंट पे खुद आके रीसेट करो पासवर्ड और नया अकाउंट बना लो तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। क्योंकि मुझे पासवर्ड नहीं पता थे तो मैं कुछ कर ही नहीं सका। तो हमारी इंक्रिप्शन इस लेवल की होती है कि मुझे मेरा वेंडर है ना, वेंडर आके बोले ना यार मेरा अकाउंट लॉगिन कर लो और ये कर लो, तो हम कहते हैं हमारे पास पासवर्ड नहीं है इसका भाई। तो वो कहते हैं यार कर लो ना आप पासवर्ड। हमने बोला हम कर ही नहीं सकते एक्सेस। अगर हम ये कर सक रहे होते तो हर वेंडर तो ये बोलेगा ना यार ये प्राइस चेंज आपने की होगी, गलत ऑर्डर इस वजह से लगाए, या आपने बंद कर दिया होगा या आपने खोल दिया होगा, वो तो हमारे पर डालेगा। हम क्या कहते हैं इतना इंक्रिप्टेड है भाई तेरे पास ही है, तेरे ईमेल एड्रेस पे ही तो उसको फॉरगेट पासवर्ड कर ले, नया पासवर्ड आ जाएगा। हमें मत बोलना फॉरगेट पासवर्ड, हम नहीं कर सकते। तो हमने उसको उस लेवल तक सिक्योर रखा होता है, लेकिन एंड पे कभी ब्रीच हो सकता है डेटा। देखो हमसे बड़े बड़े फनकार मौजूद हैं, मेरा डेटा जो है वो AWS पड़ा है, सही है, इससे ज़्यादा सिक्योर सर्विस नहीं है दुनिया में, सही है, एक्सपेंसिव एज हेल, सही है। तो हम वो चला रहे हैं, वो उसका कोई रीजनिंग होगी, जाहिर सी बात है AWS चलाने की, बहुत सिक्योर है, साउंड सर्विस है। उसके बाद भी बीच में इतने लेयर्स बनी हुई होती हैं सिक्योरिटी की, बट देन अगेन हो सकता है कोई माइक अलाल आए जो ब्रीच कर दे उसको। जब वो फेसबुक को ब्रीच कर सकता है तो हमें भी कर सकता है। हम कोशिश पूरी क्या करते हैं कि डेटाबेस अलग पड़ा होता है, DB हमारा अलग पड़ा हुआ होता है, सर्वर अलग पड़ा हुआ होता है, बीच में अलग एक लेयर होती है कि वो कहीं भी पहुँचे मेरे डेटाबेस पे ना अटक सके। वो डेटाबेस इस तरह बनाया गया होता है कि डेटाबेस को किसी तरह भी जो है ना टच ना कर पाए, क्योंकि वो टच करेगा ना, अगर भाई ने सिर्फ डेटा उठाया नहीं डिलीट भी कर दिया, मेरा क्या होगा। हाँ सही है, बैकअप ज़रूर बन रहे होते हैं, हर चीज़ होती है, रियल टाइम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उसको डेटाबेस से डिस्कनेक्ट इस तरह करते कि वो थ्रेट ना बने, ना कस्टमर के लिए ना हमारे लिए, इस वजह से। लेकिन कभी हुआ इस तरह सोचे कभी किसी ने किया हो यार, आपको अप्रोच किया हो यार अहमद भाई डेटा मिलेगा थोड़ा सा मार्केटिंग? नहीं, कभी किसी ने नहीं है। वो नंबर तो बिकते हैं पाकिस्तान में, सबको पता है। हाँ, लेकिन मार्केटिंग कैसी हो रही है? हाँ, लेकिन फिर भी बड़ा अनएथिकल है, तो इसलिए कोई नॉर्मली डायरेक्ट पाकिस्तान रीच आउट नहीं करता। अच्छा किसी और कोई पॉडकास्ट देख रहा है उसको आइडिया आ जाए तो अलग फोन आ रहा है अहमद भाई 10 लाख का डेटा चाहिए पर यूनिट बेचना है मेरा तो। अच्छा, अभी एक पॉडकास्ट आपने बात की थी कि यार आप शायद टेलीमार्ट जो है वो फंड रेज करें, 8-9 साल हो गए हैं, बड़ी बात है कि आपने फंड रेज नहीं किया और आप बूटस्ट्रैप भी कर रहे हैं, अपना इन्वेस्ट करते जा रहे हैं इसके अंदर बार बार। तो अब क्या ज़रूरत पेश आएगी आपको, किस वजह से आप सोच रहे हैं फंड रेजिंग का? यार कुछ प्लान्स हैं, बड़े हैं प्लान्स, जैसे आपने एक बात की स्टोर की, इत्तेफाक से आपने कर ली, सही। मैं नॉर्मली बात नहीं करता इस बारे में, आपने स्टोर की बात की, तो मैं स्टोर्स अगर बनाता हूँ, मैं 5 स्टोर बनाता हूँ, आप उसकी कॉस्ट देख लें कितनी बड़ी है, सही है। जाहिर सी बात है मैं इसके बाद एक पेस पे काम करना चाहता हूँ। मेरी पेस, जब आप फंड रेजिंग नहीं करते ना, उसकी एक नॉर्मल पेस है, आपकी ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है, लेकिन वो एक नॉर्मल चीज़ पे जा रही है। फंड रेज के बाद यूँ जाती है ग्रोथ, तो वो वाली जो ग्रोथ है ना, मैं उसके साथ चाहता हूँ कि टाइम के साथ ज़रा जल्दी कर लूँ उसको अचीव। उस जल्दी अचीव करने के लिए जाहिर सी बात है आपको फंड रेजिंग करनी पड़ेगी, सही है। मैं ये नहीं है कि फंड रेजिंग करो, पैसे ज़ाया करो पागलों की तरह, हम उसको राइटली इन्वेस्ट करते हैं। मैंने अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सही है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ। चले, पहले एक टाइम था मैं सोच रहा था यार सारे स्टार्टअप्स $3 मिलियन, $5 मिलियन, $10 मिलियन मैं भी रेस करता हूँ, सही है। मैंने बोला मैं रेस करके करूँगा क्या इतने पैसे का, करूँगा क्या? अयाशी। हाँ, लिटरली होता यही है कि वो भी अयाशी करते तो बंद हो जाते हैं स्टार्टअप, है ना। $100 मिलियन वाले 100 मिलियन जिन्होंने रेस किए उड़ गए ना, वो पैसे बंद हो गए, सही है, वो उड़ा रहे थे पैसे। फिर मैंने सोचा, मैं मुझे कितनी की ज़रूरत है, मैंने हिसाब किताब लगाया, मैं यार 15 करोड़ की ज़रूरत है, 15 करोड़ रेस करते हैं यार, ज़्यादा इक्विटी भी नहीं देनी पड़ेगी, 15-20 करोड़ तो कोई भी दे देगा। तो अब जाके मैं बोला यार छोटा राउंड रेस करता हूँ, मुझे बड़ा राउंड नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, देखिए हम एज ए इन्वेस्टर भी सोचते हैं क्योंकि हमारे ब्लड में ये भी तो चीज़ है ना यार, तो हम एज ए इन्वेस्टर ये चीज़ सोचते हैं कि मैं अगले को बोलता हूँ ना, मुझे आगे बोलता है ना यार मुझे इतने पैसे रेस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बोलते हैं यार मुझे अपने मेरा एक स्टार्टअप है उसके लिए 15 करोड़ रेस करना है, मैं बोलूँगा ये 15 नंबर कहाँ से आया, ये जस्टिफाई कर, ना तुमने 20 बोले, ना 10 बोले, ना 50, 15 बोले, क्यों बोले 15, क्या 15 की कैलकुलेशन है, वहाँ से पता लग जाए कितना पानी में। हाँ, अब मुझे को बोले ना यार 15 से तुम्हें रेस करने, तो मैं आपको 15 की कैलकुलेशन दूंगा कि 15 मुझे यूं चाहिए, ये पूरे इतने बड़े फाइनेंशियल मॉडल पे डाल के 15 इस वजह से चाहिए थे यार मुझे, ये देखो ये नंबर 15 है ना, इसलिए चाहिए था। जबरदस्त पूरा बिजनेस प्लान बना हुआ है, हर चीज़ बनी हुई है, पता है ब्रेकडाउन, मुझे यूं चाहिए, पैसे यूं चाहिए, इतने ज़माने में यूं करके लगेंगे और इसी तरह होगा, इसी तरह ग्रोथ होगा, इसी तरह रेवेन्यू मेरा बढ़ेगा, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा, 15 लगाने के बाद मैं इस पॉइंट पे आके इस सेल पे होऊंगा, इतनी मेरी वैल्यूएशन इतने की मल्टीपल पे हो जाएगी जिसमें मैं दूसरा राउंड खींच लूँगा। ये कैलकुलेशन होती है, सही है ना, कि आप पहले राउंड पे बोले मुझे, अब होता क्या है, अब आपको सिर्फ फैंसी नंबर चाहिए ना,
मैं इतने $1 मिलियन रेज कर लेता हूँ। इतने $1 मिलियन का करेगा क्या भाई? फिर होता है जब सेंस नहीं आ रहा होता, पागलों की तरह एड्स चलाते हैं, उड़ा देते पैसे। हाँ, एड्स में जितना मर्जी डालते वो तो देखिए ऐड तो कुआं है, कुआं है जिसका कोई एंड नहीं। भाई मैं कहता हूँ आप एक आपकी कुआं खाता नहीं कहते हैं पंजाबी में। हाँ कुआं खाता है। आपकी कन्वर्जन कॉस्ट फॉर एग्जांपल 300 रुपये आ रही है एक ऑर्डर की। आपने बोला यार मुझे महीने का 1,00,000 ऑर्डर करना है, डिवाइड कर लेना उसको 300 से, आ गया नंबर। मुझे इतनी मार्केटिंग पे पैसे खर्च करने हैं, बस इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन है। इतना चाहिए आपको। बस आप मार्केटिंग करते ना, इतने करोड़ में लगाऊंगा, इतने ऑर्डर आएंगे, इतने अरब का रेवेन्यू हो जाएगा मेरा साल का, मैं खुश हूँ। लेकिन फिर जब उसको रोकेंगे ऐड को तो क्या करेंगे? हाँ यार, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, जो कि ऑनलाइन बिजनेस जितने भी हैं ऑर्गेनिक ऑर्डर्स तो है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। आप वो देखिए ना, रिटर्न ऑन एड स्पेंड वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ROS। कहते हैं इतने पैसे लगाए मैंने, ₹1,00,000 लगाए, 4 लाख का रेवेन्यू हुआ मेरा, तो मल्टीपल ऑफ 4 है, मेरा 4 है ROS। ऑर्गेनिक ऑर्डर तो गिना ही नहीं उसने। ऑर्गेनिक कुछ तो आता होगा, कुछ तो आता होगा भाई। सही है, कुछ तो आता होगा। और उसको बिल्ड कर रहे हो, उस पर वर्क हो रहा है नहीं हो रहा। और अच्छा, एक टेलीमार्ट के अंदर ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि उनकी SEO बड़ी अच्छी हुई है। कुछ भी लिखें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट लिखें, तो दूसरे नंबर पर टेलीमार्ट आ जाता है। आपको कमाल बात बताऊं, मैंने आज तक 10 साल में SEO नहीं कराया। अच्छा, मैंने कब आपने एक्सपर्ट्स हायर किए भी होंगे थोड़े से। मैंने आज तक SEO नहीं कराया। मैंने आज तक किसी प्लेटफॉर्म को ये भी नहीं बोला यार मेरे लिए आर्टिकल लिख दो ना यार। जो आपके 10, 12, 15 बड़े जो आर्टिकल की वेबसाइट्स हैं, उन्होंने आज तक जब भी लिखा है ना मेरे बारे में, उन्होंने ऑर्गेनिक लिखा है, खुद ही लिखा है। मैंने कभी पैसे नहीं दिए किसी को कि मेरे लिए लिख दो। मेरी देखिए 2 स्ट्रैटेजीज होती है कंपनी की। एक तो ये होता है कि आप लोगों को बोले मेरे बारे में तारीफ करो, मेरी तारीफ करो, प्लीज़ मेरी तारीफ करो। सही, ये एक तरीका होता है, पैसे दो मेरी तारीफ कर दो यार, मेरी तारीफ कर दो। सही। दूसरा तरीका ये पता है क्या होता है, कि आप काम इतना अच्छा करो लोग तारीफ करें आपकी, लोगों को लिखना पड़े, तालियां बजाएं, लोगों को लिखना पड़े। सही है। मुझे एक रिसेंटली एक बंदे से मेरी बात हुई, दोस्त है, सही है, कह रहा यार इतना बड़ा कराची का टेक इवेंट है, तुझे नहीं बुलाया इन्होंने यार। मतलब 3 साल से हो रहा है, 3 साल में हो गए नहीं बुलाया मुझे आज तक। सही है, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, अभी हुआ है 2-3 दिन पहले। सही है, टेक इवेंट कराची में बहुत बड़ा हुआ, मुझे नहीं बुलाया। सही है। तो कह रहा है यार तुझे बुरा नहीं लगता? मतलब यार एक लॉबी है जो उसमें बुलाती है, मतलब बस मुझे काम ऐसा करना है, ना चाहते हुए भी उनको मुझे बुलाना पड़े। ये अदर वे राउंड इस तरह चलती है। तो हमेशा आप काम इस तरह का कर रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं। टेलीमार्ट के बारे में सबने लिखा, सारे बड़े बड़े इदारों ने लिखा कि टेलीमार्ट पे सेल चल रही है, टेलीमार्ट का ये चल रहा है, टेलीमार्ट का वो चल रहा है। तो वो हम उससे ज़्यादा खुश होते हैं कि यार हम मार्केटिंग इस तरह की करें कि अब मेरा आपको पता है डायरेक्ट ट्रैफिक जो है 60% के आसपास है। 60%। कस्टमर जाता है और लिखता है ऊपर टाइटल बार में कि टेलीमार्ट.pk जाना है मुझे। सही है। ये पता है कब होता है? जब आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी हो, जब आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई हो, कि कस्टमर को आपका नाम पता है, उसको गूगल से नहीं लेके आना मुझे। मैं कहता हूँ मैं बैसाखियों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ कि मैं गूगल को बोलूँ यार ट्रैफिक भेज दे, फेसबुक या प्लीज़ ट्रैफिक भेज दे, ये नहीं चाहिए। मेन गेम ये होता है कि आपका ब्रांड गुडविल इतनी स्ट्रांग हो, कस्टमर आए, लिखे और चला जाए। लेकिन इसमें जो गूगल की ट्रैफिक है वो तो ऑर्गेनिक है, वो तो ऑर्गेनिक है, आ भी रही है, वो भी आ रही है। अच्छा, आपने जो कहा ना मैं SEO करता नहीं है, लेकिन आपने जो ब्रांड बिल्ड अपना कर दिया है, इसमें बंदा लिखता है कि telemart.pk/mobile phone या telemart.pk/mic, वो SEO हो रही है। SEO तो हो रही है, वो गूगल खुद कर रहा है। मैं क्या, हाँ मैंने बोला मैंने आज तक उस पर मेहनत नहीं की ना, उस पर रखा। हाँ। लेकिन जो मेरा अब टेक्नोलॉजी है लारावेल, तो हर एक चीज़ की लिंक्स बन रहे होते हैं, बैकलिंक्स बन, हर चीज़ बन रहा होता है, प्रॉपर काम होता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड काम होता है। 2.5 लाख प्रोडक्ट पेज है मेरा, 2.5 लाख, तो कितना गूगल पे मैं कहीं ना कहीं तो आऊँगा ना यार। 2.5 लाख प्रोडक्ट पेज है, फिर कैटेगरी पेज है, ब्रांड पेज हैं, इंफॉर्मेशन पेजेस हैं। इसके बाद हर जगह दुनिया जहाँ में लोगों ने, इदारों ने लिखा है, फोर्ब्स ने लिखा है मेरे बारे में, तो फोर्ब्स ने मुझे बैकलिंक दिया हुआ है टेलीमार्ट पे। सही है, तो मेरे लिए तो फायदा है ना उसमें। हाँ, वो तो एक बैकलिंक $8-10 का होता है कम से कम जी। ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं, कि जब आप ब्रांड बिल्ड कर रहे थे अपना, तो आपने एड्स पे स्पेंड कम किया, आप कह रहे हैं 60% आपका ऑर्गेनिक है, ठीक है? तो आज पहले मैंने बहुत स्पेंड किया है, पहले बहुत स्पेंड। तो ऐड के अलावा भी कुछ और आपने स्पेंड कुछ और किया, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता आपने कम किया होगा ना, वरना तो एड्स पे आप पैसा फेंकते हैं तो उनको आदत लग जाती है। ऐसा ही है। देखो मैंने करा क्या, मैं पहले 2012-13 में ऐड चला रहा था पाकिस्तान में। लोग अब डिजिटल मार्केटर हैं, मैं 2013 में अपने हाथ से ऐड चलाता था। सही, आज भी चलाता हूँ। टेलीमार्ट की आज भी कोई ऐड अगर आपको दिखती है, वो मेरे हाथ की बनी हुई होती है। सही है, क्रिएटिव्स मैं नहीं बनाता, वो लोग बनाते हैं। और फिर पेज भी बैन हुए होंगे आपके
रिस्ट्रिक्ट भी हुए होंगे। हाँ, मेरा आज भी मेरी जो पर्सनल ईमेल अकाउंट है, जो फेसबुक अकाउंट है, उस पर ऐड रिस्ट्रिक्टेड है। क्या बात है। सही है, मेरे सही है। तो वो कर देते थे बंद, फिर अपीलें करते रहे, जब कुछ नहीं होता था। 2014 में टॉप पे हमारी, मतलब उस टाइम पे मैं महीने की 10 लाख रुपए की ऐड चलाता था। 14 की बात कर रहा हूँ मैं, आज मल्टीप्लाई कर लें आज के रेट में, कल उस दिन के रेट में, ठीक है 10 साल तकरीबन। तो 30-40 लाख रुपए की ऐड हो गई आज के हिसाब से, सही है। और उस टाइम पे जब कोई नहीं चलाता था, तो हम 10-10 लाख रुपए महीना ऐड चलाते थे। उस टाइम तो लोगों ने शुरू किया था ऐड चलाना शुरू कि भाई ऐड होता है, $10 का ऐड चलाया, $20 का ऐड चलाया। वो उस टाइम डॉलर में भी होते थे ना अकाउंट, पीकेआर नहीं होता था। तो मैं उस टाइम से अकाउंट चला रहा था, हमने मेहनत की उस टाइम पे, सही टाइम पे अच्छा इन्वेस्ट किया मार्केटिंग में। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम गए पार्टनरशिप्स पे, रिटेल पे। हमने बोला जहाँ से हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर मिलना शुरू हो ना, हम वो चैनल पे काम करेंगे। जैसे अभी मैं आपको एक बता रहा था कि यार एक मैंने लॉक की, वो पार्टनर लॉक किया अलायंस, तो उसमें गेम क्या है, उसके 55,000 रिटेलर हैं। हमारी कैलकुलेशन ये होती है 55,000 रिटेलर जो है ना, हमें महीने का एक ऑर्डर देगा, तो 55,000 ऑर्डर ऑर्गेनिक बनता है। जबरदस्त। 55,000 ऑर्डर का मतलब ये है कि कितने 100 छोटे ऑनलाइन स्टोर हैं, उनके ऑर्डर हैं, जो मार्केटिंग कर करके पागल हो जाएंगे कि मुझे ऑर्डर आया। इतना नहीं कर सकते। मैं ऑर्गेनिक 55,000 ला सकता हूँ इस एक अलायंस से। और इस तरह की माशाल्लाह मेरे पास बहुत सारी अलायंसेज हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन अलायंसेज से ऑर्डर खींचता हूँ, और मार्केटिंग चेरी ऑन द टॉप है, मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं, सही है। अभी हमारी ब्लैक फ्राइडे और इस तरह जो ब्लेस फ्राइडे कैंपेन है, 11 कैंपेन है, तो हमने अच्छा स्पेंड किया, सही है। अब लोग आपको मिलेंगे जो 40-40 लाख रुपए महीना स्पेंड कर रहे हैं, और बोलते हैं हम बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं कहता हूँ ब्रांड उस वक्त आप बड़े हो जब बंद करके दिखाओ ऐड। मैंने एक दोस्त दिखा रहा था, पता नहीं नाम नहीं दे सकते, बैंक की $50,000 की कैंपेन थी उनकी, $50,000 की। तो वही ना, लोग कैंपेन चला रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, वो 30-40 लाख रुपए की एड चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कमाल उस वक्त है जब आप ऐड बंद करें और ऑर्डर लगे, और ट्रैफिक आए, लोगों को याद तो रहे ना। अब आप ब्रांड हैं, चाहिए। मैं जिस दिन ऐड बंद करता हूँ ना, 6 से 6.5 लाख मिनिमम लोग आते हैं, 6 लाख लोग, 6.5 लाख लोग महीने के आते हैं ऐड बंद करने के बाद, सही है। तो जब मैं ऐड पे आता हूँ ना, तो फिर वो ऑटोमेटिक मिलियन क्रॉस कर चुका होता है। तो ये तरीके कार होता है। आपकी ब्रांड इमेज इससे दिखती है, आपके डायरेक्ट ट्रैफिक से दिखती है, मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक। आपने ऐड से एक बंदे को एक्वायर तो कर लिया ना, आपने $10 लगाए, $20 लगाए, अब वो दोबारा अगर ना आए तो वो तो पैसे ज़ाया हो गए, क्योंकि उस हो सकता है उस ऑर्डर पे आपने कुछ ना बनाया, लॉस में गए। तरीका ये होता है। आप जो हम फॉर एग्जाम्पल, मैं अब मेरी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो मैंने एक कोड रखा हुआ है ऐप10। ऐप से आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे ना, 10% ऑफ है। 10%, जबरदस्त, सही है, पहले ऑर्डर पे। तब क्या है, मैंने जो मेरी कैलकुलेशन क्या होती है, 10% है, उसमें 500 का या 600 का कैप लगा हुआ है, सही है। अब अगर मेरे 500 रुपये भी खर्च हो गए, उसने जो डिस्काउंट लिया, 500 रुपये मुझे ऐप डाउनलोड मिल गया, रजिस्ट्रेशन मिल गई, और एक ऑर्डर मिल गया। 3 चीज़ें 500 रुपये में नामुमकिन है मिलना, मुझे मिल गई क्योंकि मैंने डिस्काउंट लगा हुआ था वहाँ पे। जबरदस्त। तो ये इस तरह की स्ट्रैटेजी होती है जिससे आप खेलते रहते हैं। मेरे ख्याल से मेन कस्टमर बेस बनता ही तब है ना जब वो रिकरिंग आ रहा है, तो वही कस्टमर है ही वही। ऐप जिसने डाउनलोड की वो डिलीट नहीं करता। हाँ, डिलीट नहीं करता। और फिर क्या होता है, अब पहली दफ़ा तो आपने घेर के लिया है, डिस्काउंट भी दे दिया, 500 रुपये में सब मिल गया, अब आपने उसको पुश नोटिफिकेशन मारनी है और चीज़ बेचनी है। अब ऑर्गेनिक है वो ऑर्डर, अब ऑर्गेनिक है, ये गेम होता है। क्योंकि मेन जीत आपकी उस वक्त है एज अ ब्रांड जब आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक ऑर्डर बेस है। पैसे ला के तो कोई भी ऐड ले आता है, मतलब आपने सस्ता कर दिया, नुकसान में बेच दिया, कोई भी बेच देगा। आपका क्या कमाल है उसमें? कमाल वो है जो अब मैं कहता हूँ एट पार प्रीमियम पैसों में या तो बेच के दिखाओ, या एट पार वैल्यू पे देख के, सही है, या तो पार हो या पार से ऊपर हो, प्रीमियम पे बेचो, तो मानू तुम्हें भाई, तो ब्रांड हो आप। अब मेरे केस में क्या है, मेरे से लोग महंगा भी ले लेते हैं। अच्छा, सही, अगर महंगा ले रहे हैं तो वो मुझ पर ट्रस्ट करता होगा ना यार, ठीक है, ट्रस्ट करता है, मैं उसको बेच रहा हूँ। मैं उससे कोई भी अनफेयर ऐसी कोई चीज़ नहीं चार्ज कर रहा था प्राइस कि वो लगे कि यार मुझे चूना लगा दिया। सही, कितनी दफ़ा हो सकता है कि मार्केट प्लेस हूँ, कितनी दफ़ा हो सकता है प्राइस अपडेट ना हो, सेलर कर रहा है ना अपडेट, मैं तो नहीं कर रहा। कितनी दफ़ा हो सकता है 1000-2000 महंगा हो, फिर भी अगर वो मुझसे ले रहा है ना, तो मैं कहता हूँ यार मेरा वैल्यूड कस्टमर है। वहाँ दिखता है कि मैंने ब्रांड वैल्यू कितनी अच्छी बनाई है, बस। ये वाली अपनी लास्ट बात की है ना कि जो प्राइस की, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है सारा, उसके अंदर डॉलर के अंदर वो चीज़ें होती हैं सारी, तो वो प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसमें से गालियाँ तो पड़ती होंगी बहुत यार, तो यार ये ऊपर नीचे। यार मेरे लिए सबसे बड़ा पेन फैक्टर होता है कि जब पहले जब मैंने कभी शुरू किया ना ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक खरीदना, जहाँ जाओ वेबसाइट पे लिखो 4-5 हज़ार,
कोई अगर 1.5-2 लाख का आइटम है, कोई चीज़ है, तो 4-5 हज़ार ऊपर नीचे लाजमी होता है वो। उस प्राइस पे तो है ही नहीं वो, क्योंकि डॉलर अभी पिछले साल ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा था जैसे झूला झूल रहा है। तो उसमें फंसते आप लोग। देखिए मुस्तकिल डॉलर मैं जब से काम कर रहा हूँ जब से ऊपर नीचे हो रहा है। मैंने जब स्टार्ट किया था 2013 में, उस वक्त 95 का डॉलर था। इतना तो नहीं होता था फ्लक्चुएट, 95 का डॉलर था। अच्छा 95 सही है। 2012 में 90 का था डॉलर एवरेज प्राइस, 2013 में 95 का था जब मैंने स्टार्ट किया। आज 2023 हो गई है, हम 300 के आसपास हैं। 287, 289, 288 हमारा ये रेट है। अभी 350 भी क्रॉस करके भी आए हैं वापस आपसे। डॉलर ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, उसमें प्राइस चेंज हो गई। वेबसाइट पे थोड़ी 2.5 लाख प्रोडक्ट की प्राइस यूं करके चेंज हो जाएगी। रिटेल आप गए ना, वो तो बोला 4000 महंगा है, मुंह से बोल रहे हैं ना उसको रेट, कोई टेंशन थोड़ी है उसको। आपके केस में तो टेंशन है ना, मेरे केस में मैं कैसे करूँ उसके ऑनलाइन पे चेंज प्राइस। और होता पता है क्या है, जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ा ना, अब सेलर ने प्राइस अपडेट नहीं की, कस्टमर ने तो ऑर्डर कर दिया। अब मैं जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ थी 35,000 रुपये की, ऑर्डर प्लेस हो गया कस्टमर के पास। जैसे ही ऑर्डर प्लेस हुआ, हमारा एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है, टीम ने पूछा सेलर से मिल रहा है ना, तो पीओ जनरेट कर दूँ। उसने बोला जी मिल रहा है। अगर नॉर्मल सिनेरियो में, इस सिनेरियो में क्या होगा, वो बोलेगा नहीं भाई महंगा हो गया। सही है। अब इम्पोर्ट बैन होता है ना, उसमें भी ये टेंशन होता है क्योंकि शॉर्टेज है ना, शॉर्टेज में प्राइस ऊपर जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हमने बोला भाई 35 का तो बेचा हुआ, कितने का देगा, कहे 38 का दूंगा। हम गए कस्टमर के पास सलील होने के लिए, हम बोला सर वो सॉरी वो तो कैंसिल हो जाएगा, या 39 का अगर आपको चाहिए तो हम आपको दे दें। तकरीबन कस्टमर गाली दे के रख देगा फ़ोन कि यार तुम पागल हो, तुमसे अपडेट नहीं होती वेबसाइट, ऐसे कोई मैनेज करता है वेबसाइट, अपने आप को बोलते हो हम टेली मार्ट हैं, ये वो गालियाँ सुना के चला जाएगा। कुछ कोई पागल होगा तो आपको टैग भी कर देगा। हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होंगे जो कहेंगे अच्छा चलो दे दो यार, समझ आ रहे तुम्हारा बहाना समझ आ रहा है मुझे, दे दो। तो हम आ गए अब सेलर के पास, एक आधा दिन लगा लिया कस्टमर ने रिप्लाई करने में, चीज़ों में। हम वापस सेलर के पास गए, हमने बोला यार दे दे यार 38 में दे दे। कह रहा है ख़त्म हो गया। या वो कह रहा है अब ये कलर नहीं, ये वाला अवेलेबल है, या वो बोलेगा 38 नहीं भाई और महंगा हो गया, शॉर्टेज हो गई है, डॉलर और 1-2 रुपये 5 रुपये ऊपर चला गया, अब 39-40 का मिलेगा। अब मैं जा सकता हूँ कस्टमर के पास? अब क्या क्या किस मुंह से जाएंगे? ये लिटरली होता है। और इन सारे सिनेरियो में जलील कौन होता है? मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस इसलिए बड़ा गंदा बिजनेस है करने के लिए। सही है, आप हर जगह जाके जलील ही होंगे। अब आप जितने भी हज़ारों लाखों कस्टमर्स को खुश रखते हो, लेकिन अगर 2 नाराज़ हैं महीने के और वो जाके सोशल मीडिया पे कोई दवा चौकड़ी मचा देंगे, आप क्या करेंगे उसका? कुछ नहीं कर सकते। यार एक सवाल मेरे आप मार्केट प्लेस के बिजनेस के अंदर हैं। अमेज़ॉन अभी तक हर महीने, हर साल, हर क्वार्टर लॉस करता है, ठीक है। आपने एक चीज़ बात कर रहे थे पहले भी यार कि कंपनीज होती हैं बेचने के चक्कर में इसको फुलाती हैं, बड़ा करती हैं, फिर एग्जिट कर लेते हैं, निकल जाते हैं बाहर, तो निकल जाते हैं, एग्जिट हो जाता है। पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वैसे अगर देखें अमेज़ॉन को कितना टाइम हो गया जाते हुए, तो उसके इन्वेस्टर कुछ तो सोच रहे होंगे ना कि यार ये हमने करना क्या है। देखो होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। ऊबर है ना, हाँ ऊबर भी लॉस में, ऊबर लॉस में, सही है। ऊबर एक ऐसा बिजनेस है जो वाकई सेंस नहीं बना रहा हम जैसे लोगों को भी कि यार क्यों लॉस कर रहे हो यार, और कब तक करोगे। सही, ये चीज़ गोल क्या है। अमेज़ॉन जो है ना, अमेज़ॉन एक नेक्स्ट लेवल बिजनेस है। अलीबाबा फॉर एग्जांपल, अलीबाबा ने दराज एक्वायर किया पाकिस्तान में ना, ग्लोबल जो दराज था पूरा एक्वायर कर लिया 5 मुल्कों में, सारे लॉस कर रहे हैं पागलों की तरह दराज। अब आप बोलोगे यार अलीबाबा नुकसान कर रहा है, अलीबाबा दराज पे नुकसान कर रहा है। अमेज़ॉन मार्केट प्लेस पे नुकसान कर रहा है, वो AWS पे पैसे बना रहा है, वो दूसरी जगह पे पैसे बना रहा है। तो होता यही है कि वो ओवरऑल, कितनी दफ़ा आप बोलते हो यार मेरे 50 बेटे हैं, चल नहीं कमा रहे ना, 10-12 नहीं कमा रहे ना, कोई मसला नहीं, बाकी कमा रहे ना यार, मैं उनसे फंड कर दूंगा इनको। ये तरीक़ाकार होता है। तो ओवरऑल अगर आपका बिजनेस ओवरऑल प्रॉफिटेबल है ना, तो आपके ऐसे बिजनेस विंग्स भी सेंस बना रहे होते हैं जहाँ आपको लगता है मेरी प्रेजेंस भी है, मेरे पास कस्टमर बेस भी है, मेरे पास डेटा भी है, डेटाबेस भी है, हर चीज़ में वहाँ पे यूज़ करें। अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसा बिजनेस ओनर अमेज़ॉन अपना अगर जो एक तो ब्रांड नेम यूज़ कर रहे हैं AWS, लोगों को पता है कि भाई यार, लेकिन इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है, माल बेच रहे हैं वहाँ पे सर्विस बेच रहे हैं, सर्विस उनको ही बेच रहे हैं। जैसे आप जैसे लोग जो कोडर्स जो वेबसाइट बनाते हैं उनको पता है, आप लोगों को क्या पता है AWS क्या है? आज तक नहीं पता लोगों को AWS क्या है। टेक है ना, देखो टेक ओरिएंटेड वो कुछ भी काम करे, वो कर तो रहा ना। अमेज़ॉन ने होल फूड्स लिया, क्या लगता है फ़ायदा क्या हुआ इससे उसको? किससे? ब्रांड नेम एक फ़ायदा हुआ, पैसा बर्बाद किया वहाँ पे उस बिजनेस के अंदर। कस्टमर डेटा है ना, डेटा मिले, कस्टमर डेटा उसको मिल गया ना यार। अब कस्टमर डेटा मिल गया, अब मुझे पता है अमेज़ॉन है, वो हर जगह जाके AWS लगा ले, अमेज़ॉन प्राइम है, प्राइम वीडियो है। अब उसका जो यूज़र बेस, देखो एक दफ़ा यूज़र बेस मिल गया ना,
अब आप उसको यहाँ घुमाओ, जहाँ घुमाना चाहते घुमा दो। आपके पास इतने मिलियंस और बिलियंस लोगों का डेटाबेस है, आप उससे खेलो। अब आप जो मुझे कोई बोले ना, अब मैं फॉर एग्जांपल, आपकी एग्जांपल आप एक नया खोलते हैं कोई बिजनेस, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस पे काम किया अभी रिसेंटली, सही है, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी लाइफ दिखेगा। अच्छा, माशाल्लाह। सही है। वो बिजनेस अगर मैं अहमद रऊफ नहीं होता तो मैं नहीं करना चाहिए था, बेवकूफ़ी थी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अगर मैं वो करता था। अहमद रऊफ या आप टेलीमार्ट आपका ना होता? मैं अहमद रऊफ, टेलीमार्ट मेरा ही है, नहीं हूँ देखो। तो अगर मैं इस कैलिबर का बंदा नहीं होता जो मैंने किया है ज़िंदगी में, कस्टमर डेटा है, ये है वो है, मुझे वो बिज़नेस नहीं करना चाहिए था। मेरे पास कोई लेके आता है ना ये आइडिया, तो मैं उसको देता दो, पागल का बच्चा है ये कोई काम है करने वाला? अच्छा है, ज़िंदगी ऐसे ज़ाया करेगा अपनी। मैं तो ये बोलता उसको। मुझे भी लोगों ने बोला कि पागल हो गए तुम, गलत डोमेन में घुस रहे हो, सही है। लेकिन मैंने क्या बोला, यार मेरे पास पीछे बैक पे इतना मिलियन कस्टमर बेस है, मैं यूँ उसका रुख मोड़ दूंगा इस तरफ कि ये भी मेरा है, ये जल्दी से यहाँ जाके देख लो, ये मेरा है। तो अब क्या है, अब वो सेंस बना रहा है बिजनेस। तो यही चीज़ इस तरह की होती है बिजनेस में कि अब अमेजोन पे आप जाते हो, आपको प्राइम भी दिखता है, अब ले लेते हो, सही है, वहाँ आपके पैसे बना लिए। प्राइम वीडियो जो है, प्राइम वीडियो कितना चलता है, बड़ा बिजनेस है, सही है। AWS अलग बिजनेस है, सबसे बड़ा उनका है ये। ई बुक्स अलग गेम है, किंडल वाला पूरा अलग गेम है, इसका प्रोडक्ट लेवल बिल्डिंग। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेजोन कर रहा है, तो उसको ओवरऑल एज अ बिजनेस पूरा होल सेंस बनाता है। उड़ा दे मार्केट प्लेस पे पैसे, उसको टेंशन ही नहीं है। उसको पता है यार, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला यार मैं $100 बिलियन बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मेरा ये जो है ना बेटा नालायक है अमेजोन मार्केट प्लेस, वो पैसे उड़ाता है मेरे, सही है, उड़ा दे। वो 200 बिलियन उड़ा दिया उसने, अपना 20% उसका उड़ा दिया 100 बिलियन का, बाकी तो जेब में है ना 80। तो ये वाली गेम होती है कि आपको मार्केट प्रेजेंस भी है, कस्टमर बेस भी बना रहे हैं आप, मार्केटिंग भी है वहाँ पे, उसमें आपको पता है मार्केटिंग का ऑप्शन कितना बड़ा है। तो कितनी दफ़ा ये होता है आप मार्केट प्लेस से पैसे नहीं, आपने बोला मार्केटिंग से अदर इनकम में मैंने इतने पैसे उठा लिए, ये होता है। ज़बरदस्त। चलिए आपका देखेंगे नया ब्रांड, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, पता चलेगा लोगों को यार किस तरह आपने लोगों का डेटा अनएथिकली यूज़ किया है। लाइटर ना, मजाक कर रहे हैं, तो उन्हीं के कस्टमर है ना, सेम चीज़ है, सेम ब्रांड। नहीं, हम यूज़ नहीं कर रहे डेटा उसका हम उनको मार्केटिंग करेंगे कि भाई आप आना चाहते हैं आ जाओ, यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा और कुछ नहीं आए। लेकिन अगर उसको जिस तरह अमेजोन ने अपना सेम नाम रखे हुए, तो आप भी सेम अम्ब्रेला रखेंगे? हाँ, अम्ब्रेला के अंदर, ताकि वो ब्रांड नेम आपको यूज हो, मेन चीज़ तो वो है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, जो अपने 10 साल XYZ बाय टेलीमार्ट ही आएगा, यूँ बाय टेलीमार्ट, इस तरह AWS बाय अमेजोन होता है सारा। बिल्कुल, जबरदस्त। चलें जी, अहमद भाई बहुत मज़ा आया, कैसा लगा आपको? ये तो आपकी ऑडियंस बताएगी उनको कैसा लगा। कोई बात एंड में आप कहना चाहते हैं लोगों को? यार बस अच्छा, मैं तो कहता हूँ पॉजिटिव रहना शुरू कर दें। हमारे लोग नेगेटिव बहुत सोचते हैं, हर चीज़ में से नेगेटिव ढूंढ लेते हैं, सही है। तो कोई भी चीज़ मैं कहता हूँ पॉजिटिवली देखें। पाकिस्तान में मसले मसाइल बहुत हैं, सही है, हमने भी मसले मसाइल की बातें की हैं बहुत सारी, सही है, लेकिन उन मसले मसाइल के बाद भी मैं बैठा हूँ आपके सामने, सही है। मैंने शायद कुछ ज़िंदगी में अचीव किया है, ऐसे हज़ारों लोग हैं जिन्होंने मुझसे ज़्यादा अचीव किया है, बहुत अच्छा अचीव किया है, और जो करते जा रहे हैं। तो स्कोप बहुत है पाकिस्तान में करने के लिए, लेकिन अगर हम नेगेटिविटी से और अपनी सोच से मेंटल लेवल को थोड़ा सा अपलिफ्ट करेंगे ना, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी तरीके से सोचेंगे कि यार हम भी 2 नंबरी हैं, ये भी 2 नंबरिया है, हम गलत चीज़ें ही देखेंगे, आप देखें पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं, जो सोशल मीडिया पे चलती हैं, चोरी चकारी पूरी दुनिया में होती है, कत्लो गारतगिरी पूरी दुनिया में होती है। मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे हैं जो साउथ अफ्रीका गए, किसी ने गोली मार के किसी ने मार दिया, कोई चाकू खा के आ गया, सही है, अमेरिका में भी कल्ले आएंगे स्टोर लूट के ले जाएंगे, सब होता है। वहाँ पे मीडिया पे ये चीज़ नहीं आती। उसका रीज़न पता है क्या है? वहाँ के लोग ये देखना नहीं चाहते। हमारे मीडिया पे इसलिए आती है कि हम और आप देखना चाहते हैं, हमें मज़ा आता है वो वीडियोस देखने में कि दुकान पे आया चोर, उसने वहाँ गोली मार दी, हमारे लिए वो स्टोरी है, फिल्म है। हाँ, और फिर हम उसको शेयर भी करते हैं। तो हम मेंटली रिटार्डेड होते हैं ना लोग, हम वो हो गए। तो हमें उससे बाहर, उस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हम नेसेसिटीज़, देखिए गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट कहीं भी कुछ नहीं करती। अमेरिका को गवर्नमेंट ने बनाया नहीं, बिजनेसमैन ने बनाया। तो प्राइवेट सेक्टर बड़ा होगा कब होगा? जब हम इन गंदगियों से बाहर खुद अपने आप को दिमाग से निकालेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, लोगों अच्छी चीज़ें सीखना शुरू करेंगे। मूवीज़ देखें, ऐसी मूवीज़ देखें, क्राइम थ्रिलर अच्छी चीज़ें देखें, रोमांटिक कॉमेडी अच्छी चीज़ें देखें, लेकिन साईफाई मूवीज़ भी देखें, तो ये ऐसी चीज़ भी देखें जो कि डॉक्यूमेंट्रीज़ हों,
सही है, मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देखने में बड़ा मज़ा आता है। मैं तो हिस्टोरिकल चीज़ें देखने में मुझे बड़ा क्रेज़ है कि हिस्टोरिकल चीज़ें मैं देखूँ। मैंने देखा टुटनखामुन जो है उसके मम्मी को किस तरह निकाला, मैंने देखा टाइटैनिक को पहली दफ़ा किस तरह इन लोगों ने नीचे जाके ढूंढा था। तो वो चीज़ें भी देखिए, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने की मिलती हैं। सही है, फिर दुनिया से लर्न करें। अब फॉर एग्जांपल शार्क टैंक है, सही है, चलें बहुत अच्छी बात ये हो गई, इंडिया ने कर लिया, सही है, बहुत अच्छी बात हो गई। पाकिस्तान में सबने शार्क टैंक इस चक्कर में देख लिया। मैं तो कब से शार्क टैंक देख रहा हूँ यार, ग्लोबल ड्रैगन्स डेन था वो देख रहा हूँ। तो आप वो चीज़ें देखें ना, फेवरेट शो है मेरा। वो आपको देखना चाहिए, पता है उससे इतना दिमाग खुलता है कि आपको ये भी पता है एज अ बिजनेस ओनर मैं क्या बातें करता हूँ, क्या बातें करनी चाहिए, क्या चीज़ इन्वेस्टर को वो करती है। तो क्योंकि देखिए दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है, दो अलग पर्सपेक्टिव हैं। एक जो फाउंडर है उसका अलग पर्सपेक्टिव होता है बात करने का, चीज़ों का, आइडिया का, आइडिएशन फेज उसका अलग होता है, हर चीज़ अलग होती है। इन्वेस्टर का अलग होता है, वो पैसे के हिसाब से सोचता है, वो सेंस बनाने की कोशिश करता है। अगर आप वो चीज़ देखना शुरू कर दें ना, और आप दोनों तरफ से सोचना शुरू कर दें, बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। मैंने अभी आपसे पॉडकास्ट में कुछ बातें की इन्वेस्टर के हवाले से भी, चीज़ों के हवाले से। तो होता क्या कि हमने दोनों तरफ की चीज़ें सोची भी होती हैं कि यार इन्वेस्टर ऐसे सोचता है, ये ऐसे सोचता है, यूँ होता है। तो इस तरह से सोचें, अच्छा प्लान करें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे मेंटोर्स ढूंढें। आपको बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर्स लोकली इंटरनेशनली मिल जाएंगे। हमें हमारी सोच होती है गोरा में कि जो आप देगा, क्यों नहीं देगा, जब मुझे दे रहा है आपको भी देगा ना यार। सही है, मैं तो गोरे से सीखता हूँ। मुझे आगे बोले ना अहमद भाई आपके जैसा बनना है, मैं कहता हूँ बेवकूफ़ हो। मैं लिटरली इसको कहता हूँ तुम बेवकूफ़ हो, उसकी ऐसे बनो ना जिसके ऐसे मैं बनना चाहता हूँ। तुम डायरेक्ट, जैसे वो कहते हैं ना कि मौलवी वो अच्छा होता है जो अल्लाह से कनेक्ट करे, अपने से नहीं। तो अगर मुझसे कोई आके बोलते हैं आप जैसा बनना चाहता, बोलता है बहुत अच्छी बात है, मुझसे आ जाओ, कनेक्ट हो जाओ। तो ये मैंने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है, ज़्यादती की है। मुझे उसको आगे बंदे से कनेक्ट करा देना है कि जिससे देखो मैं इसको सीखता हूँ, तुम भी इसी से सीखो। मुल्क हमारा पीछे, उसका बेनिफिट है कि हम 10 लोगों से सीख सकते हैं। अच्छे लोगों से सीखें, अच्छा काम करें, अच्छी केस स्टडीज़ पढ़ें और एटीट्यूड को अपने पॉजिटिव रखें। देखिए हमारी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ है। मैं B2C बिज़नेस चलाता हूँ, गालियाँ खाता हूँ डेली बेसिस पे, मैं, मेरी टीम, हर चीज़। आपको मेरे मुंह पे नहीं दिख रही वो चीज़, ठीक है, वो इसलिए नहीं दिख रही कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड को लेते हैं, हम उसमें से नेगेटिविटी फिल्टर आउट कर देते हैं कि जो नेगेटिव है हम ऑफिस में छोड़ के चले जाते हैं। हम कहते हैं घर जाएंगे खुश रहेंगे, पार्टी करेंगे, फिल्में देखेंगे, सब करेंगे हम, सही है, हम शोज़ देखेंगे, कॉमेडी, हर चीज़ करेंगे। तो ये चीज़ करना ज़रूरी है सबको। जब सारे लोग पॉजिटिव हो जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक, या तो देखें आपके मुल्क के जो ऊपर के इदारे हैं, जो लोग हैं, वो भी पॉजिटिव उनको होना पड़ेगा या उनको हटना पड़ेगा। वो कहते हैं हदीस में अमालुकुम अमालुकुम, आपके अमाल आप में हुक्मरान है। तो हम जो हुक्मरानों को देख के गाली देते ना ऐसा है, वो ऐसा नहीं है, हम ऐसे हैं, हम ही ऐसे हैं, हम में सही है, हम ऐसे हैं। सही, आज शायद मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें, मैं उससे ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा जो पहले लोग रहे। सही है, तो हम सारे लोग एक जैसे ही हैं। तो हमें अपने आप को, हम, और हमारा एक प्रॉब्लम है लोगों का, हम कहते हैं हम इंडिविजुअली अच्छे होकर क्या ही कर लेंगे। सही है, आप अपना पार्ट तो प्ले करें, आप छोड़ देना दुनिया का, अपना पार्ट प्ले करें। लोग मुझे कहते हैं तुम बेवकूफ़ हो, 100% टैक्स देते हो, तुम्हारी कंपनी क्या मिल गया तुम्हें, तुम तो कराची में रोडें भी टूटी हुई हैं सारी। मैं कहता हूँ यार मैं अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ ना, मेरा दिल, मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैंने अपने मुल्क के लिए अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और मैं उससे ज़्यादा देने को तैयार हूँ। ठीक है, मुझे बोलेंगे ना 110 120% टैक्स मैं दूंगा अपने मुल्क के लिए, मैं भी दूँ, बाकी सब भी दें अपना अपना पार्ट, ऑटोमेटिक चीज़ें सीधी हो जाएंगी। तो अच्छा करें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, और हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपके साथ गपशप लगाई, बड़ा अच्छा लंबा पॉडकास्ट किया। किसी किसी के साथ होता है, कभी कभी तो हमारा पौने घंटे में ख़त्म हो जाता है। अभी आपके अंदर 2-3 पॉडकास्ट और भी हैं। टाइम कम था, वो निकले नहीं। फिर कभी इंशाल्लाह आप आएंगे तो करेंगे। तो ऑडियंस, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और जो ई कॉमर्स के अंदर लोग हैं, जो लोग मार्केट पर सुगाले निकालते हैं, जो भी चीज़ इस फील्ड के अंदर है, उनके साथ ये शेयर करें ताकि उनको इसकी रियलिटी का पता चले, इसको रन किया कैसे जाता है। हम तो यूज़ करते हैं, कंज्यूमर हैं, लेकिन दूसरा एंड भी देखें कि इसको रन कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। टेक केयर।